ब्रजभूषण राजपूत जो बीजेपी के विधायक हैं और स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उनका विवाद आपने देखा होगा कि उन्होंने गांव के प्रधानों के साथ मिलकर उनकी गाड़ी को रोक दिया। ये सड़क पर कहना उचित नहीं है। उसको वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होना है। क्या आप भी स्वतंत्र देव सिंह की भाषा बोल रहे हैं? विधायक ने इस काम को करके जनता के बीच में हीरो बन गए हैं, वो नायक बन गए हैं वहाँ के, और लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपने भाई बोर्ड के आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो आपने बुंदेलखंड से समझौता कर लिया। अच्छा बुंदेला जी, आपने ये बात कही कि भाई 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा वहाँ खर्च हो चुका है, फिर भी हर घर में नल नहीं पहुँचा, सड़क टूटी हुई है, उसके बावजूद भी आप सरकार के साथ खड़े हैं। लोगों की परेशानी आपकी समझ में नहीं आ रही है। सीएम साहब ने हम लोगों को ये पूरी छूट दी है कि वो कार्य लेके आप मेरे पास आइए। उस पर तुरंत उस पर होता है। हमने बहुत सारे ग्राम प्रधानों की ग्राम सभा, कितने पे एक्शन हुआ? तो बिल्कुल एक्शन हुआ, सब पर हुआ। एक्शन होने के बावजूद पानी नहीं आ रहा। बीजेपी छोटे राज्यों की पक्षधर जरूर है, लेकिन बुंदेलखंड को लेकर आपको लगता नहीं कि थोड़ी सी संकुचित मानसिकता है? बीजेपी को अब मजबूरी बनेगी अनुराग भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 27 करोड़ के उत्तर प्रदेश को इनको बांटना पड़ेगा। और चलिए, योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मान रहे महाराज जी ने बहुत लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो कब तक योगी पूरे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक भी ऑपरेशनल एयरपोर्ट नहीं है, केवल खजुराहो को छोड़कर, वो भी महीने में 4 बार चलता है। ना कोई एम्स है, ना कोई IIT है, ना कोई आपका ड्राई पोर्ट है। ऐसे में आप कैसे विकास की उम्मीद करते हैं? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बुंदेलखंड के लिए। जब आप कांग्रेस में शामिल हुए तो कमिटमेंट क्या था और किससे कमिटमेंट हुआ था आपका? सोनिया गांधी जी से हुई। गड़बड़ हुई राहुल गांधी जी के आने से। मैं राहुल गांधी जी से, चूंकि लीडर, इनसे मिलने जैसे ही सुबह गया और इनसे दुआ सलाम के बाद जैसे ही मैंने बुंदेलखंड कहा तो यू बुंदेलखंड कीप ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बुंदेलखंड, यू डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अपार्ट द प्रॉब्लम का। और बहुत देर तक वो गरियाते से रहे। तो मैंने ऐसा माथा पकड़ा, मैंने कहा मैं क्या करूं। नजरें देखी तो महाशय गए। अभी एक ताजा मामला चल रहा है राजपाल यादव का। राजपाल तो एक बीच की कड़ी भर थी, पैसा तो नीचे से आना था। अमित जी के घर में एक आदमी जूते में कीचड़ लगाया हुआ घुस गया था, तब से जया जी गार्डन में बैठालती हैं अमित जी के सारे गेस्टों को। ठाकुर बन के बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव दीजिए, रात में 2-4 अपने शराब के पैक खींचिए, 5-6 लोगों को गरियाइए, एक हाथ को पीटिए और सो जाइए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ वो शख्स हैं जो बॉलीवुड के सेट से उतरकर सड़कों पर आए। ये नेता भी हैं और अभिनेता हैं। अगर आपने स्वर्ग फिल्म देखी हो तो ये आपको राजेश खन्ना और गोविंदा के साथ भी आपको ज़रूर दिखाई दिए होंगे। इन्होंने प्रथा जैसी फिल्म बनाई, लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब ये राजनीति में आए। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस से इनका ब्रेकअप हुआ, बीजेपी में एंट्री हुई और फिर ये बुंदेलखंड विकास बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बने। और आजकल ये बीजेपी में है, लेकिन फिर भी इनका जो विरोध है वो लगातार जारी है। कांग्रेस से ब्रेकअप हुआ इस बात को लेकर कि भाई आप बुंदेलखंड को अलग राज्य नहीं बना रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और सेंट्रल में दोनों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो इनका सपना है वो अभी तक वैसा ही है। बीजेपी में रहकर भी ये अपना सपना क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा इनसे ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड में इनके कौन से ऐसे अनटोल्ड किस्से हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने नहीं सुना। जी हाँ, अगर आप मेरा इशारा समझ गए होंगे तो मेरे साथ राजा बुंदेला साहब हैं। इनका जो जन्म है बुंदेलखंड के ललितपुर में राज परिवार में हुआ था। राजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो अनकट विद अनुराग में। धन्यवाद। बहुत कैसे हैं राजा साहब आप? बहुत आभार आपका, आपने ये मौका दिया। अब समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हम 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों को लेकर अपनी समस्याओं को भुला चुके हैं। जैसा आपने कहा कि सिनेमा से उतरकर, सिनेमा का एक समय मुझे लगा था कि पूरा हो गया है। सिनेमा में आदमी एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक उरूज पे आता है और उसके बाद उसको अपने आप को या तो रिपीट करे या फिर अमिताभ बच्चन जैसा महान गुड़ी हो जो हमेशा बिके, हर पैकेज में बिके। फिर मैं जीवन की सार्थकता ढूंढ रहा था अनुराग भाई। बिजनेस हमारे परिवार में है नहीं, ना कोई करता था, ना पहले कभी हुआ है।
और वो मैं कर नहीं सकता था। तो क्या किया जाए, उन्हीं दिनों आपका ये बुंदेलखंड का मसला सामने आया और मुझे एक शंकरलाल मल्होत्रा जी थे, उन्होंने ये दावत दी बुंदेलखंड आंदोलन में आके अपना वक्तव्य रखने की। और वो 15 दिसंबर 1995, तब से फिर वो जुड़ा हुआ। पहले तो मैं एज ए अतिथि आता था, फिर जब ये लगा कि ये लड़ाई दो नावों पे सवार होकर ख़त्म नहीं होगी, तो फिर धीमे धीमे सिनेमा को भी हमने बुंदेलखंड में समेट लिया। जिस फिल्म का आपने जिक्र किया, प्रथा, मैंने पूरी बुंदेलखंड में बनाई। फिर एक सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, आपने जानते होंगे, हिंदी का बड़ा मशहूर है, उसको भी मैंने बुंदेलखंड में ही पूरा शूट किया। तो लगभग ओरछा को हमने सेंटर बना के अपने आसपास की जितनी भी सिनेमा से जुड़ी और टेलीविज़न से जुड़ी गतिविधियाँ थी, हम बुंदेलखंड में ले आए। उसकी वजह ये थी कि मैं बुंदेलखंड पे कंसंट्रेट करना चाह रहा था। तो अब बुंदेलखंड ही रह गया। सिनेमा तो मेरा बेटा मेरी वाइफ कर रहे हैं हम, लेकिन मैं बुंदेलखंड के साथ जुड़ा हूँ और बुंदेलखंड के आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ। राजा साहब, मुझे लगता है कि आपकी शुरुआत भी बुंदेलखंड से हुई और एंड भी बुंदेलखंड पर ही होगा, क्योंकि आप ना बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हुए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि राजनीति में शुरुआत वो किसी चीज़ को लेकर करते हैं, लेकिन बाद में जो उनका डाइवर्जन हो जाता है, लेकिन आपका अभी तक डाइवर्जन नहीं हुआ। ये आपके लिए उपलब्धि भी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि बुंदेलखंड को लेकर आप कभी अलग नहीं हुए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप बुंदेलखंड में रहते थे, आपका परिवार एक जन्म एक राज परिवार में हुआ था, ललितपुर के आप रहने वाले हैं, और आप बुंदेलखंड की उस समय एक तो सामाजिक स्थिति क्या थी जब आप अपना करियर बनाने का प्लान कर रहे थे? आप एनएसडी में कैसे पहुंचे और फिर आपने इरफान खान जैसे दिग्गजों के साथ पढ़ाई की? तो थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, अब अगर हम आर्थिक और सामाजिक संरचना को देखें तो वो इतनी ख़राब नहीं थी जितनी बाद में हुई है। उस समय ठीक था, भाईचारा था, लोग एक दूसरे के लिए काम करते थे, एक दूसरे की बात पर भरोसा करते थे। मेरा घर से जो पारिवारिक विवाद हुआ वो केवल इसी वजह से हुआ कि घर में रह के मुझे अपना कोई फ्यूचर उस समाज में, उसमें ठाकुर परिवार में रह के दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा यहाँ तो ना कुछ जीने के लिए कोई उम्मीद है, ना कोई लक्ष्य है, यहाँ कैसे कोई जी लेगा भाई? वही ठाकुर बन के बड़ी बड़ी मूँछों पर ताव दीजिए, रात में 2-4 अपने शराब के पैक खींचिए, 5-6 लोगों को घर आइए, एक हाथ को पीटिए और सो जाइए। जीवन का एक बहुत मुसलसल, या फिर ज़्यादा आप कुछ बने तो ठेकेदार बन जाइए, सरकार के ठेके लीजिए और आधे अधूरे करके विवाद करके पैसे लीजिए। तो फिर नाटकों की ओर थोड़ा झुकाव था, इस वजह से घर में विवाद बराबर चलता था हमारे में। आप जानते हो ठाकुरों में, राजाओं में और उस तरह के समाज में बड़े ट्रेडिशनल होते हैं, कोई नचैया गवैया होता नहीं। तो इस पर विवाद हुआ और देन आई हैड टू लीव। मैं फिर भागा, पहले ग्वालियर आया, कुछ दिनों ग्वालियर में रहा और ग्वालियर के बाद फिर एक नक्सल मूवमेंट चल रहा था। और जब मैं घर छोड़ा तो मुझे लगा साला बवाद जो है, सारा बवाल जो है वो पैसा है, ये पैसे वाले बहुत ख़राब लोग हैं। तो वो जो एक मानसिकता थी उसको लेके भी हम कुछ दिन रहे और उसी बीच पुलिस से भी थोड़ा सा हमें दबाव बना तो हमें ग्वालियर छोड़ना पड़ा। और जब हम दिल्ली पहली बार अपने एक मित्र के साथ आए तो किसी ने मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वो बताया। हम गए, हमने पूरा पड़ताल किया, लेकिन हमें अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी और 2 स्टूडेंट उस ज़माने में आए, रघुवीर यादव और मैं। रघुवीर यादव की चूँकि बैकग्राउंड बहुत अच्छी है और बचपन से ही नाटक नौटंकी में थे और बहुत अच्छे कॉमेडियन, सिंगर, सब कुछ। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन हम में एक समानता थी कि हम अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं बोलते। खैर, किसी तरह से स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने एडमिशन लिया और फिर घर वालों से हमारा बिल्कुल विवाद हो गया। 6 साल तक ना घर वालों को ये पता चला कि मैं कहाँ हूँ और ना ही मैंने ही कोशिश की, क्योंकि ज़िंदगी में इतना उलझ गया। और जब तक मुझे लगा घर छोड़ा है तो बगैर कुछ अच्छा किए घर वापस जाना भी ठीक नहीं। विवाद ज़रूर रहे, लेकिन घर मैंने नहीं गया ही नहीं, ना घर वालों ने। 6 साल बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद
मुझे मेरे पिताजी दिल्ली मिलने आए और एक ऐसी घटना से वो बगैर मिले ही लौट गए। एक बांग्लादेश की बच्ची हमारे साथ थी, जीनत करके थी, वो सिगरेट विगरेट भी पी रही थी, आधे अधूरे कपड़े में थी, बाहर ही एनएसडी के। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने उनसे ही पूछ लिया तो वो और भी बिदक गए। उन्होंने कहा अरे यार, ये तो हम सोच रहे थे सुधर गया होगा, ये तो और भी नर्क हो गया। तो एक लंबा अरसा हो गया। पर लेकिन जैसा आपने कहा कि मैं ये मन में ठान बैठा था कि जीवन को एक सार्थकता देनी है। मैं, अगर ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई तो लक्ष्य होगा मेरे यहाँ आने का। केवल यही मात्र नहीं कि मैं खा पी के ज़िंदगी गुजार दूँ। तो फिर हम एनएसडी में सिंसियरली हुए। इब्राहिम अलकाजी हमारे डायरेक्टर थे, उनसे हमने, अनुराग भाई क्लियर कहा, मैंने कहा अंग्रेज़ी आती नहीं है, पैसा है नहीं, सुबह 7 बजे से लेके आप रात को 10 बजे तक हमें जोतते हो, कहीं बाहर जाने लायक छोड़ते नहीं हो कि और कुछ करें। तो उन्होंने कहा सर मुझसे तो नहीं होगा। वो भी भले आदमी थे इब्राहिम अलकाई साहब। उन्होंने कहा समस्या क्या है? मैंने कहा 2 समस्या है, एक अंग्रेज़ी और दूसरा पैसा। बोले पैसा तो हो जाएगा, अंग्रेज़ी तो मैं खुद ही सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आप बिलीव करिए सारे लेक्चर इंग्लिश में होते थे और वो ऊपर से निकल जाते थे। वो लगा कि मैं टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। हम और रघुवीर बाहर बैठ के चर्चा करते थे। तो उन्होंने कहा यू डू वन थिंग, आपको क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा मुझे सिनेमा। बोले सिनेमा की पुरानी मैगजीन खरीदो और उसमें से कॉलम पढ़ो जो आपको अच्छा लगे, धीमे धीमे। और किसी आप नहीं पढ़ पाते तो किसी अंग्रेजी पढ़ने वाले से सुनो। तो हम किसी से पढ़वाते थे। IS जौहर का एक कॉलम आता था। फिर स्पोर्ट्स। और फिर उन्होंने कहा तुम अपने प्रोजेक्ट्स हिंदी में लिखो। दोनों को, मुझको रघुवीर को उन्होंने अलाउ किया और फिर हम उसको, तो वो दौर हमने निकाला। फिर अंग्रेज़ी हमने सीखी, फिर उस हिसाब से पास आउट किया। और आप यकीन नहीं जाने, विदाउट स्कॉलरशिप थे, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अलकाई साहब ने हमें स्कॉलरशिप दी, हमारी लगन को, मेहनत को देख के। और मैं जब निकला तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बन के निकला। और फिर पूना इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पे काम किया। फिर इनकी शशि कपूर और जेनिफर कपूर का मैं एहसानमंद हूँ। हम क्या, मैं क्या, हमारे जैसे 50 हों जिन्होंने पृथ्वी थिएटर को शुरू किया। आज जो आप बॉम्बे में बड़े अच्छे एक्टर्स की एक बहुत लंबी कतार देख रहे हैं, वो बदौलत शशि कपूर और जेनिफर है। उन्होंने पृथ्वी थिएटर को खड़ा किया, उसमें लोगों को काम करने का मौका दिया। और वो भी गुर्बत में रह के उन्होंने थिएटर शुरू किया। 5 रुपये फीस 5 रुपये, तो वो एक लक्ष्य था। और फिर धीमे धीमे सिनेमा करवट बदल रहा था, लोग थिएटर से लोगों को पिकअप कर रहे थे। तो मुझे मौका मिला, पहली फिल्म ब्रिजभूमि मिली, फिर विजेता मिली, फिर अर्जुन मिली। तो वो ये सब वहीं से, पृथ्वी थिएटर से ही मिले। और फिर धीमे धीमे दुकान चल निकली जो भी था। आपके बारे में थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा है उसमें ये भी मुझे पढ़ने को मिला कि जो सतीश कौशिक और जो अभिनेता अनुपम खेर हैं, जी, वो भी आपके स्ट्रगल के दिनों के साथ ही हैं, या यूं कहें कि अनुपम मुझसे जूनियर है। ओके, 1 साल। सतीश भी जूनियर थे। तो मतलब स्ट्रगल में 1-2 साल सतीश और हम साथ में रहे हैं, महीनों सालों। एक कमरे में आप लोग साथ रहे थे। जी जी। तो आपके जो सपने हैं वो उसी कमरे में पलते थे। कोई ऐसा किस्सा बताएंगे उस दौर का जो अभी तक किसी ने ना सुना हो? सतीश कौशिक बॉम्बे जाने से कतरा रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी कदकाठी और उनका वो, बॉम्बे में उनको कोई गुंजाइश नहीं। हम थोड़े से कलर वलर में भी ठीक थे और उन दिनों इतने मोटे भी नहीं थे, तो लग रहा था हमारी गुंजाइश। हमने सतीश को बीमारी हालत में 102 के बुखार में हम यहाँ से उनको लेके गए। और हम जिस जगह में रह रहे थे वो एक चौल का छोटा सा कमरा था, 4 लोग एक साथ रहते थे। अब इस तरह के आज के किस्से अनुराग भाई हर आदमी सुनाता है गरीब के, लेकिन मजाक की बात ये थी कि हम लोगों के बीच में, तीनों के बीच में सबसे ज़्यादा कमाऊ सतीश कौशिक। सतीश कौशिक के पिताजी के कोई दोस्त थे, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। तो सतीश ने जब 1-2 महीने स्ट्रगल किया, उसने कहा मैं भूखों नहीं रह सकता हूँ, एंड उसको ही गॉट द जॉब इमीडिएटली। अब वो जॉब जो उनको मिला उसके पैसे से हम लोगों का खर्चा चलता था। और किस्मत देखिए, हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि सबसे पहले हमें रोल मिलेंगे, हमें फिल्में मिलेंगी। सबसे पहले रोल भी सतीश को ही मिला। एक फिल्म बन रही थी, विश्राम बेनेगल डायरेक्टर थे, सबसे पहले सतीश कौशिक को मिला। तो कई बार हम कहते थे कि यार ये तुम साले अच्छा है, तुम
अब तुम्हारा तो हमने सोचा ही नहीं था, खोटा सिक्के मान के चल रहे, तो तुम ही सब जगह बिक रहे हो। फिर सतीश कौशिक को एज ए असिस्टेंट भी काम मिला और एज ए एक्टर भी काम मिला, तो फिर हम लोगों ने एक कंपनी बनाई और कंपनी बना के हमने आप तीनों ने अनुपम जी ने, अनुपम की बात की कंपनी थी, मेरे साथ राजू मनवानी, हम और सतीश थे, जिसका नाम था प्रयास प्रोडक्शन। और हम लोग उस वक्त एकता कपूर वगैरह ये आई नहीं थी, हम लोग वन ऑफ द 3 बेस्ट थे। एक अपने टेलीविज़न के जो अभी जिनका बेचारों का इंतकाल हुआ वो, और हमारी CID जो बनाते थे उनका, और हम तीनों की कंपनी बड़ी थी प्रयास प्रोडक्शन। मैंने कंपनी बनाई, 4 फिल्में, 4 सीरियल थे, 2-3 फिल्में फ्लोर पे थी, एंड हम वी वर डूइंग वेरी वेल। आप जो घटना बता रहे हो, हमने एक नौकर रखा, तो वो नौकर भी बहुत गजब था। सतीश कौशिक ने पैसे आए तो हम लोगों को लिखने पढ़ने के लिए टेबल खरीदी, तो वो टेबल का एक कोना टूट गया, तो सतीश ने कहा यार ये लड़का बहुत ख़राब है, इसने साले ने नई नई टेबल तोड़ दी। इधर आ भाई, ये टेबल कैसे तोड़ी? तो उसने मुक्का मार के दूसरा तोड़ दिया, दूसरी ऐसे टूटी। तो ऐसे हम लोगों के आए दिन वो होते थे। बस सतीश का मज़ा ही था। सबसे बड़ी बात जो हुई हमारी कि सतीश कौशिक ने अपने परिवार में अपने भाई को बुलाया, और उसके बाद हमारे विवाद शुरू हुए। जब आप 2 दोस्त बिजनेस करते हैं तो दोस्त को ही दोस्त रहना चाहिए। जैसे ही परिवार आता है तैसे ही दोस्तों में दरार होती है। फिर उनके भाई को ये लगा कि सब कुछ सतीश के नाम हो रहा है, और अंग्रेजी में कहावत भी है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो वो भाई एक हुए, मुझे कंपनी हटानी पड़ी। फिर सतीश ने सब जगह कंपनियां की, लेकिन वो बना नहीं उनका मामला। हम लोगों का बचपन से था, और हमारी दोस्ती भी कैसे हुई। हम लोग भोपाल में शो करने गए थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। उसमें सतीश का किसी से झगड़ा हो गया था, और वो 2-3 लोग सतीश को मार रहे थे। अच्छा, हमारा कोई लेना ही देना नहीं था, तो हमने कहा यार तुम लोग यार इस गरीब बच्चे को मार रहे हो, आपको क्या लेना देना है, आप क्यों बीच में पद पड़िए। अरे हमने कहा सालो, अगर अब तुमने हाथ लगाया तो तुम लोगों को बहुत मारूंगा। मैंने कहा आओ तुम। और नेक्स्ट डे हमने सतीश को कहा, मैंने कहा तुम साथ चलो मेरे। तो दिस इज़ हाउ वी क्लब टुगेदर। वो यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का, अंग्रेज़ी बोलने वाला, हम गंवार देहात। फिर देन 18 साल की हमारी दोस्ती, वी गॉट अलॉन्ग फॉर 18 ईयर्स लगभग। हमने 2 फिल्में बनाई, 4 सीरियल, ये शादी नहीं हो सकती, ओ मारिया, और षड्यंत्र, बहुत सारे सीरियल और फिल्में एक साथ बनाई। लेकिन वो फिर पार्ट हो गए। आपकी जो धर्मपत्नी हैं उनका नाम सुष्मिता मुखर्जी हैं, वो बंगाली हैं, और आप बिल्कुल ठेठ बुंदेली राजपूत। 90 के दशक में इंटरकास्ट मैरिज और इंटर स्टेट मैरिज कितनी आसान और कितना मुश्किल था? अब यूँ कहिए कि मुझे चैलेंज ऐसे उड़ते तीर लेने में मुझे बड़ी महारत हासिल थी। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स अनुराग भाई हो गई थी, और चुनाव नहीं हो। एक तो पहली बात, मैं शादी से बहुत डरता था। जैसे लड़की से जिसने कह दिया कि शादी कब करना, बस समझ लो उसको मैं छोड़ देता था। शादी कब करेंगे? हम का ये तो मामला गड़बड़ है। तो अचानक एक दिन सुष्मिता जी ने, मैं इनका घर था बीच में, और मैं अपने घर जाता था, तो शाम को हम लोग चाय साथ पीते थे। मैं हेल्थ क्लब से जब आता था, तो मैं जब अपनी गाड़ी रुक के ऊपर चढ़ने लगा तो मैंने देखा पूरा घर सजा हुआ है। वो 4th फ्लोर पे थी। तो मैंने उससे वॉचमैन से पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले मैम साहब के यहाँ सत्यनारायण की कथा है। मैंने कहा रात में सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है यार? तो बहुत, ये तो सत्यनारायण की कथा ऑब्वियसली दिन में होती। ऊपर गए तो देखा मेरे सारे यार दोस्त, खाने की टेबल वेबल लगी हुई है सब, और वो जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठते हैं वो एक छोटा सा मंडप सा सजा हुआ है, बॉम्बे जैसे टेरेस था इनका। और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? और सब मुस्कुराए, बधाई हो बधाई हो। तो मैंने कहा यार ये क्या बधाई होगी? मैंने अंदर कमरे में देखा तो देखा सुष्मिता जी पूरी सजी धजी तैयार बैठी उनकी सहेलियों में। सहेलियों ने बुलाया आइए आइए। तो मैंने कहा क्या हो गया? अरे तुम्हें याद नहीं है आज हमारी शादी है। गॉड, मैंने कहा कब यार? वो मैंने साथ में किसी पता नहीं कब किसी जिम में बोल दिया, उन्होंने अपने ले लिया।
आई वाज शॉक्ड, मतलब रिएक्ट कैसे करूँगा, मेरे शादी का तो कोई प्लान ही नहीं था। तो मैंने कहा मुझे 10 मिनट दो। बोले नहीं नहीं कोई नहीं, अभी आप बता दीजिए। तो मैंने कहा मैं 2 ड्रिंक पी के बताता हूँ। बोले नहीं, हाँ कहो तो भी ड्रिंक पी लेना, ना कहो तो भी पी लेना, सो टेक ए कॉल। मैंने आंख बंद की और मैंने सारी अपनी गर्लफ्रेंड्स को ध्यान में लाया। मैंने कहा किसके साथ निभ सकती, मैंने कहा एक फ्लैश जो होता ना, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैशबैक। अल्टीमेटली मुझे लगा कि यही ठीक है यार, ये पढ़ी लिखी है, बच्चे होंगे तो ये संभाल लेगी, हमारा कोई ना तो अभी तक काम का पता है ना कुछ पता है। एंड देन आई डिसाइडेड कि शी हैज़ गॉट एक बैकग्राउंड अच्छी है, पढ़ी लिखी है, और दूसरा दो एक तरह के हम लोग विचार के लोग नहीं थे। हमें ये डर था जैसे आज जब एक तरह के विचार के लोग होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत आपसी में एक दो कन्फ्रंटेशन होती है। वो बिल्कुल डिफरेंट, पर्सनालिटी भी डिफरेंट, धर्म भी डिफरेंट, आइडिया भी डिफरेंट। एंड देन आई सेड कि यस, और मैंने खुद पर 5-6 ड्रिंक पिए। दिस इज़ हाउ हमारी शादी हुई। ना मुझे डेट का याद था ना कुछ, वो तो उस दिन अचानक, अगर मैं वहाँ गया भी नहीं होता, हो सकता मैं बच गया होता अगर उस दिन मिस कर गया होता। लेकिन वो एक रूटीन था कि हेल्थ क्लब के बाद हम मिलते हुए जाते। लेकिन मुझे खुशी इस बात की अनुराग भाई कि मैंने जिसको भी चुना वो सही रहा। एंड ऑफ द डे कई डिसीजन जो आपके होते हैं उन पर आपको लगता है कि नहीं उस वक्त का सही था, और इस वक्त का भी यही डिसीजन था। मेरे 2 बच्चे हैं, और आप यकीन मानिए मेरे परिवार में अब जो परिवार 6 साल से मुझे मिला नहीं था, 6 साल तक, सबसे ज़्यादा इज्जत सुष्मिता की है। सबसे पहले हमने बंगाली नहीं सीखी, लेकिन सुष्मिता ने बुंदेलखंडी सीख ली। वो जाती है, पूरी बुंदेलखंडी बोलती हैं। ओरछा में उन्होंने अपना एक NGO खोला हुआ है जो गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे फादर, अगर मेरी फिर से भेंट हुई है और फिर से दोबारा बोलचाल के जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ है, वो सुष्मिता की वजह से, पहले बच्चे की वजह से। उन्होंने चिट्ठी लिखी और बुलाया, पिताजी आए, फिर हमारा संबंध बना। तो आई थिंक शी वॉज ए परफेक्ट फॉर मी, एटलीस्ट उस वक्त परफेक्ट डिसीजन था, परफेक्ट चॉइस थी। अच्छा राजा साहब, अभी एक ताज़ा मामला चल रहा है राजपाल यादव का। आपने उनका पूरा केस सुना होगा, आप नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, और जब वो जेल में गए तो बहुत लोगों ने उनकी मदद के लिए आवाज़ उठाई। मदद शायद उनको कुछ मिली या कुछ नहीं मिली। तो जो बॉलीवुड में काम करने वाले लोग हैं, अधिकांश लोगों की क्या यही स्थिति है? माजरा क्या है आखिर, मतलब इस तरह से लोग। देखिए, उन्होंने फिल्म बनाई थी, राजपाल भी मेरे जूनियर हैं, बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस पर्सन, और बहुत हम्बल, बहुत रिस्पेक्टफुल। फिल्म मैंने भी 2 बनाई, और मैं डूबा भी, एक फिल्म बनाई पड़ी, अभी तक रिलीज नहीं कर पाई। मैंने राजपाल जी को कहा था कि फिल्म बना ली, अच्छी बात है, इसको रिलीज के चक्कर में मत आप फंसना। जो मैंने कहा ना कि जो धंधा आपको आता नहीं उसको करने में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपको दूसरे के भरोसे करना होता है, दूसरे से एडवाइस लेनी है। उन्होंने वही किया। उन्होंने वो जो भी पैसा लिया हो, जो अब 5 करोड़ हो गया है ब्याज समेत, उन्होंने पैसा लेकर उस फिल्म को रिलीज़ किया, और फिल्म बहुत वॉश आउट हुई। मतलब उस ज़माने में प्रिंट चलते थे, प्रिंट भी वापस नहीं आए। और इनको ये लग रहा था जिनके कमिटमेंट होते डिस्ट्रीब्यूटर से, एक तो होता है एग्जीबिटर से होता है डिस्ट्रीब्यूटर से होता है थिएटर ओनर। इस तरह से चैनल से पैसा आता है। तो इनको जिस कमिटमेंट से इन लोगों ने फिल्म ली थी, इनको लग रहा था कि वो लोग पैसा देंगे। राजपाल तो एक बीच की कड़ी भर थी, पैसा तो नीचे से आना था, थिएटर ओनर का पैसा आना था, वो एग्जीबिटर को देता, डिस्ट्रीब्यूटर को देता, डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर को देता, जिनके मार्फत वो बिजनेस हुआ। वो पैसा हाँ दे रहे हैं, हाँ आ जाएगा करते रहे, ये भी उसको वादा करते रहे, तो वो माउंट हो गया पैसा। वो भरोसे के आदमी हैं, उन्होंने अगर वो कभी उन्होंने गलत काम किया होता तो इतने सारी फिल्मों में नहीं करते, और इतने सारे लोगों के साथ लगातार नहीं वो काम करते। प्रियदर्शन के साथ वो काम कर रहे हैं, डेविड धवन के वो परमानेंट है, अनीस बाज़मी जैसे डायरेक्टर के साथ वो काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वो एक उनका मिस कैलकुलेशन हुआ, वो जो बड़े से बड़े लोगों का हुआ। अभी आप देखिए पिछले दिनों इतने बड़े थे वो जिन्होंने बड़ी से बड़ी एक छोटे मियाँ बड़े मियाँ बनाई, डेविड धवन के साथ कई फिल्में बनाई। अभी उनका हुआ, सनी देओल का हुआ। ये सिनेमा देखिए बड़ा विचित्र सा गेम है
अगर आपने सही मूव नहीं और समझ से आपने काम नहीं लिया, आपने ओवर ट्रेडिंग की, तो आप सोचिए कि आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि जो ओपी रहलन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम पढ़े लिखे लोग ऐसे एग्ज़ाम में बैठ के कॉपी भरते हैं जिसको जज एक अनपढ़ गंवार आदमी रिक्शा चलाने वाला करता है। उसको नहीं मालूम कि आपने किस तरह फिल्म बनाई, आपका पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ। तो ये मैं तो ये कहता हूँ कि एक्टर को अगर डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, तो केवल वहीं तक सीमित रहे, वो इसके बिजनेस पार्ट में ना जाए। और जो गए हैं अनट्रेंड, वो अब मिसाल के तौर पर राज कपूर जैसे आदमी ने, जब उन्होंने मेरा नाम जोकर बनाई, उसमें सारा कुछ बिक चुका था उनका। वो तो शशि कपूर, उन दिनों हम फिल्म कर रहे थे, शशि जी ने बताया, हम विजेता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार वो तो राज जी ने पिक्चर पकड़ा दी कि बॉबी के इसको रिलीज़ करो। तो यहाँ पे एक देसाई साहब थे, उन्होंने, वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्होंने बॉबी यहाँ रिलीज़ की और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये राजपाल का मामला अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बिखर गया है, और उन्होंने भी, जिन्होंने भी पैसा दिया है, वो इस जिद में आ गए कि हम इनको पैसा नहीं तो इनकी बेइज्जती करेंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कुछ किया है, मुझे लगता है एक कलाकार के लिए इतना कुछ करना, इतने इस लेवल पर उनको तौहीन करना सही नहीं है। पैसा तो मिल ही जाएगा देर सवेर, राजपाल ही इतना कमा के दे देंगे, लेकिन उनका मिस कैलकुलेशन रहा। चलो राजा साहब, जो आपका बॉलीवुड का सफ़र था, हालांकि मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा डीप इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि अब आपका जो एजेंडा है वो बुंदेलखंड है। जी जी। और राजनीति है। अब सीधे बुंदेलखंड और किस्सा आपको सुना दें, आपने कहा कुछ अनकहे किसी। अमिताभ बच्चन एक ऐसे भरोसेमंद आदमी हैं, और उनकी ज़िंदगी भर में इसलिए अपने गुरु पिताजी और उनके बाद अमित जी को मैं सम्मान करता हूँ। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, मैं आज़ाद हूँ की, तो मैंने एक परफ्यूम किसी ने दिया था, और वो मैं बहुत एहतियात से चलाता था। तो मैंने उसकी खुशबू देखी, तो अमित जी में, अरे मैंने कहा साहब आप अरमानी लगाते हैं? तुम भी अरमानी लगाते हो? आप पास में ही खड़े थे। गुड। अब साहब, अब बात कही हो गई, ख़त्म हो गई, हमारी शूटिंग भी ख़त्म हो गई। जो प्रोड्यूसर थे हबीब नाडियाडवाला, उनसे मेरा झगड़ा हो गया था। वो 4-6 लोगों को छोड़कर बाकी जो दूसरे बच्चे रोल कर रहे थे, उनको जूनियर आर्टिस्ट के साथ खाना खिला रहे थे। अब मैं नेता बन गया, उनकी लड़ाई लड़ी, हम वॉकआउट कर गए, मुझे फिल्म से निकालने तक की नौबत आ गई ये और वो। और अल्टीमेटली चूंकि मेरा रोल इतना अहम था कि वो निकाल नहीं पाए, डायरेक्टर टीनू आनंद ने कहा नहीं वो राजा बगैर हो, तो हमें फिर बुलाना पड़ा। तो लेकिन हमारा हबीब साहब से मनमुटाव हुआ। बहुत दिनों बाद मैं हेल्थ क्लब में था, मुझे एक मैसेज आया कि आपसे हबीब नाडियाडवाला मिलना चाहते हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं। अरे मैंने कहा यार ये तो उसको ये मरवाएगा, ये तो लगता गुंडे मुंडे ढूंढ लिए इसने। तब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, तो मैं इधर उधर गया, छिपता रहा। फिर अल्टीमेटली मुझे लगा कब क्यों छिपूंगा, एक दिन इनके ऑफिस में पहुंच गया। मैंने हाँ सर बताइए। अरे यार तुम अच्छे हो, आ गए यार, वो अमिताभ बच्चन ने एक परफ्यूम लेके आए हैं और तुम्हारे जन्मदिन पर देना था। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिस इज़ हाउ इज़ अमिताभ बच्चन, अरमानी की वो बॉटल। अब वो मैंने सालों चलाई इतना सा रख के। फिर अमित जी से जब मिला, बोले मुझे याद था कि तुम भी अरमानी इस्तेमाल करते हो। दिस इज़ हाउ इज़ अमित जी। मैंने कहा ये इंसिडेंट आपको बता दूँ अपने लोगों के। और फिर मैंने खोया भी अमित जी को, वो भी घटना। अमित जी क्या, मैं दिवाली पे हमेशा जाता था, बुला लेते थे। एक दिन मैं जैसे ही दिवाली पे उतरा तो मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अमित जी कहाँ? अरे मिले ले चलो, मैं नहीं मिलाऊँ। बस दैट वाज द लास्ट डे। अमित जी अपने घर में उसी को बुलाते हैं जिसको आपने अनड्यू एडवांटेज ली नहीं कि फिर आप साफ। फिर उसके बाद फिर कभी ना हमें बुलावा आया, बस फ़ोन पे ज़रूर एक आध बार दुआ सलाम हुई है। तो वो मैंने अपने अमिताभ और अपने संबंधों पे अपने दोस्त को मार लिया। वो फिर संबंध उस तरह से नहीं रहे। हम ले गए, मिलवाया, उन्होंने चाय वाय भी पी। और एक किस्सा है कि अमित जी के घर में एक आदमी जूते में कीचड़ लगाया हुआ घुस गया था। तब से जया जी गार्डन में बैठालती हैं अमित जी के सारे गेस्टों को। ये ऐसे अजीब किस्से हैं तो अमित जी के साथ को रिलेटेड रहे।
पर ये तो एक तरह से गलत नहीं है कि अगर मान लीजिए आप उनके अमित जी के मित्र हैं, जानने वाले हैं, अपने किसी मित्र को अगर आप साथ लेके, तो दिक्कत क्या है इसमें? मतलब देखिए, ये आदमी की उसूल है कि जैसे उनके यहाँ 8 बजे के बाद किसी को नहीं मिलाया, तो सिनेमा का कोई भी आदमी 8 बजे के बाद अलाउ नहीं है, तो वो एंटरटेन करते ही नहीं है। उन्होंने अपने ज़िंदगी के एक नॉर्म्स बनाए रहे हैं, और यही मैं मानता हूँ। आप अनुराग जी देख लीजिए, जिसकी वजह से आज तक चल रहा है। मैंने काका जी के साथ बहुत काम किया, इतने काका जी जितना लिबरल कोई था ही नहीं। काका जी के पास कभी भी चले जाओ, किसी भी हाल में चले जाओ, कैसे भी टॉपिक पे बात कर लो, ऐसा इनके साथ नहीं है। ये बहुत डिसिप्लिन सा, इनका अपना उतना ही स्पेस देते हैं जितनी स्पेस आपको चाहिए। उससे ज़्यादा स्पेस अगर आपने ली तो वो उनके लिए ठीक नहीं। एक बड़ा एग्जांपल भाई, 2 प्रोड्यूसर, दोनों इनके दोस्त, दोनों डायरेक्टर, प्रकाश मेहरा और देसाई, मनमोहन देसाई, और दोनों ही एक सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे थे और एक ही टाइम बना रहे थे। दोनों फिल्मों में अमित जी रोल कर रहे थे। सुबह उनकी शूटिंग, शाम को इनकी। आज तक बताया नहीं उन्होंने उन दोनों को कि ये तुम लोग एक ही सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हो। दोनों फिल्में फ्लॉप हुई, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने बताया नहीं? बोले नहीं, उन्होंने मुझे एज एन एक्टर लिया था, मुझे एज एन एडवाइज़र थोड़ी लिया था। और दोनों पढ़े लिखे लोग हैं भाई, उनको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं। हम क्यों उसको एडवाइस दें? और कल को वो एडवाइस ठीक नहीं हुई तो वो हमारे मत्थे पड़ेंगी। तो वो अमित जी का एक बिल्कुल निश्चित है, और आज भी वही है जहाँ तक है। लेकिन काका जी का बिल्कुल लिबरल था। धर्मेंद्र हुए, काका जी हुए, शत्रुघ्न सिन्हा हुए, ये लोग बिल्कुल दूसरे किस्म के बाज के आदमी हैं। अब हम शत्रुघ्न सिन्हा के तो घर में जाते, भैया भैया ये 2 लोग आए आपसे मिले, आओ आओ, तो तुरंत बुला के फ़ोटो खिंचवाना, बाय करना, चाय पिलाना। लेकिन उनका नहीं है। तो राजा साहब, बात करते हैं आपके राजनीति के किस्से। जी, लंबा हो है ना? गया। क्योंकि बॉलीवुड में तो बहुत कुछ आपके पास, क्योंकि आपने अपनी पूरी जवानी बॉलीवुड को दे दी। जब आपने बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर राजनीति में एंट्री की, तो आप सबसे पहले शायद कांग्रेस से जुड़े थे। जी, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका हूँ, हाँ, लोकसभा। तो कांग्रेस के साथ आपका कमिटमेंट क्या था? जब आप कांग्रेस में शामिल हुए तो कमिटमेंट क्या था, और किससे कमिटमेंट हुआ था आपका? मेरी जितनी भी शुरुआती भेंट हुई हैं, सोनिया गांधी जी से हुई है। और निश्चित तौर पर अब हमारा बुंदेलखंड अलग राज्य का एजेंडा था। हमारे बीच की कड़ी थे उन दोनों, शंकरलाल मल्होत्रा और माधवराव सिंधिया से शंकरलाल मल्होत्रा जी जुड़े हुए थे। माधवराव सिंधिया जी के द्वारा, उनके मार्फत हम लोग सोनिया जी से मिले, और सोनिया जी ने कभी बुंदेलखंड राज्य के लिए मना नहीं किया। उनका व्यू बिल्कुल क्लियर था। फिर हमारा जितना भी डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा वो सलमान खुर्शीद जी के माध्यम से रहा। सलमान खुर्शीद जी एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, और उन्हीं से हमारा साग पक्का हुआ। गड़बड़ हुई राहुल गांधी जी के आने से। अब आज राहुल जी, हम तो नहीं कहेंगे अब जो उन्होंने अपना हाल कर लिया है, लेकिन ये मुझे तब दिख गया था जब मैंने पार्टी छोड़ी कि ये इनके सहारे नहीं होगा। जिस हिसाब से वो उनके बात करते थे, राहुल गांधी के साथ कितने इंटरेक्शन हुए आपके? बहुत इनफैक्ट महीने में 2-3 बार हम लोग मिलते थे। जब राहुल गांधी से आप पहली बार मिले तो कुछ उस वक्त का किस्सा बताइए। जब उनसे मिले आप, राहुल गांधी के बारे में आपने क्या सुना था और क्या एक्चुअल में पाया? देखिए, पहली बात तो जब पहली बार हमें मिले तो वाइब्रेंट लगे। हमें लगा कि ये है, करंट है। लेकिन वो करंट हमें बहुत लंबे अरसे में पता चला बहुत मामूली है, और फिर ख़त्म हो जाता है। हमारे जो उनसे 2 डायरेक्ट इंटरेक्शन हुए, जिसकी वजह से हमें लगा कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। एक तो बातचीत क्या हुई? 7,622 करोड़ का एक पैकेज कांग्रेस के समय में शरद पवार जी वो थे कृषि मंत्री, और एक पैकेज बुंदेलखंड, दोनों को मिला। वो पैकेज हो गया, आधा आधा होना था। उसके इमीडिएटली बाद चुनाव था, तो मुझे प्रदेश कमेटी ने कहा कि आप अपनी टीम को लेकर बुंदेलखंड में चुनाव में पहले निकल जाइए। अब मैं राहुल गांधी जी से, चूँकि लीडर, इनसे मिलने जैसे ही सुबह गया, और इनसे दुआ सलाम के बाद जैसे ही मैंने बुंदेलखंड कहा, तो यू बुंदेलखंड कीप ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बुंदेलखंड, यू डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अपार्ट द प्रॉब्लम का। तो मैं बिल्कुल फ्यूज हो गया, सुन्न हो गया। मैंने कहा मर गए। और बहुत देर तक वो गरियाते से रहे बिल्कुल, और सामने उनके दरबार जो लगता है 100-200 लोग और हमारे साथी। तो फिर जब वो रुके, मैंने कहा सर आप पूरी बात तो सुन लेते।
मैं ये कहने आया हूँ कि बुंदेलखंड में मेरी ड्यूटी लगी है, क्या गाइडलाइन लेके हमें जाएं वहाँ पे जो चुनाव में हम बात करें उनसे। ओ आई एम सो सॉरी आई एम सॉरी, आई वाज कनिष्का प्लीज हेल्प हिम, गिव हिम ऑल दैट। ये पहला। दूसरा इंसिडेंट भोपाल में, इनसे हमारे एक जर्नलिस्ट ने, मित्र ने क्लियर कट पूछा कि बुंदेलखंड बनेगा या नहीं 3 बार। पहली बार टाल गए, दूसरी बार टाले, तीसरी बार उन्होंने कहा नो बुंदेलखंड, नो सेपरेट स्टेट, ओनली डेवलपमेंट। आई श्योर? बोले 100%। और तुरंत मुझे उसने, पत्रकार मेरे मित्र ने फ़ोन कर दिया, उसने कहा ये तुम तो बेवकूफ़, वो तो बना कर रहा है तुम्हारा नेता। मैंने दिग्गी राजा को कहा, दिग्गी राजा हमारे प्रभारी थे, दिग्गी राजा बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा इतना तो कर दीजिए, मेरी एक मीटिंग करवा दीजिए आप उनसे, आरजी से। अब आप साहब जो हेमंत विश्वास शर्मा बोलते हैं ना, उसी का दूसरी कॉपी मैं बता रहा हूँ। मैं सुबह इनके यहाँ कनिष्का से टाइम लेके इनके यहाँ वहाँ पहुँच गया 10 दफ्तर लेने में, और मैं बैठा और ये आए। मैंने कहा सर मैं आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट। यस सर, बिल्कुल तरोताज़ा नहा धो के कहीं जा रहे हैं जैसे, बैठ गए। इतने में चाय भी आ गई। मैंने कहा सर कल का जो स्टेटमेंट भोपाल में था, केवल इतना कर दीजिए कि बुंदेलखंड को लेकर हम सोचेंगे। मैंने कहा सर मैं पार्टी को लीड कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, हम वो मर जाएंगे, वो हमारा मतलब हमारी तो सुसाइड हो गई कि हम उस पार्टी के साथ हैं जो पार्टी राज्य की बात ही नहीं मान रही है। तो हमने कहा मेरे लिए तो जीना बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा। नहीं वो नहीं हो सकता। मैंने कहा कितना सर, इतना कर दीजिए कि आई विल थिंक ओवर। और बोले नहीं, आई टोल्ड यू आई कांट बी पॉसिबल, बला कर रहे। तो मैंने ऐसा माथा पकड़ा, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं अपने आप से सवाल पूछना लगा। क्या करूं। नजरें देखी तो महाशय गायब। हम बैठे रहे, हमने कहा बाथरूम गए होंगे थोड़ी देर। 45 मिनट मैं बैठा रहा वहाँ पे। वो थापा आया, हमने कहा थापा सर गया, सर उधर उतरेगा, देहरादून निकल गया। अब आप सोचिए आप। और मैं बाहर आके घंटों भर सोचता रहा कि मैं करूं क्या, जाऊंगा किसको शक्ल दिखाऊं। तो ये उस दिन देन आई डिसाइडेड, देन हमने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। बुंदेलखंड कांग्रेस में पलक झपकते ही राहुल गांधी गायब। बिल्कुल एब्सोल्युटली। ऐसे कई बार आप करते ना यार, क्या करूं, कोई गलत ना हो जाए। मैंने कहा अब क्या स्टांस लूं, कुछ तो सोचना था। उस सोचने पे ही बंदा निकल गया। या तो उनका प्लान था कि जाना था, बट ऐसे दो नहीं, ऐसे में आप ये 2 इंसिडेंट ऐसे बताएं जिससे कि डायरेक्ट मैं हर्ट हुआ। कितने नहीं हुए। एक पाँव यात्रा जो अभी कर रहे हैं, हमने तब सजेस्ट की थी कितने साल पहले इन्होंने गले लगाया और 2 दिन बुला के घर पे फिर डांट दिया। क्या जरूरत पाँव यात्रा की? ऑल अवेलेबल इन कंप्यूटर, वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द पीपल, वी कैन टॉक टू देम डायरेक्टली, नो नीड ऑल दैट्स बुलशिट। तब हमें लगा कि कैसे इसके साथ आदमी काम करेगा ये राहुल। लेकिन सोनिया जी, आई स्टिल, मैं दूसरी पार्टी में हूँ, लेकिन एज ए पर्सन, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, और जो आदमी की एक समझ होती है, वो होता है फार बेटर देन। प्रियंका जी से हमारा कभी कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं। हमने उन कांग्रेस छोड़ी, बुंदेलखंड कांग्रेस बनाई, 47 सीट पर हमने चुनाव लड़ा, मैं उसका अध्यक्ष था पार्टी का। चुनाव में जो अनुभव हुए, फिर मुझे लगा कि मैं पार्टी नहीं, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन। तो उन्हीं दिनों राजनाथ सिंह से बुलावा आया और मुझसे कहा गया कि पार्टी नहीं, कल्याण सिंह भी नहीं चला पाए और आपकी ये भी उमा भारती जी भी नहीं चला पा रही हैं, तुम क्या करोगे? तो हमने कहा हम भी नहीं चला पाएंगे। तो अल्टीमेटली देन ही ऑफर्ड मी कि आप आ जाइए, आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा और आपकी मांग का भी ध्यान रखा जाएगा। इस शर्त पे हमने भाजपा ज्वाइन की। देखिए, जो कमिटमेंट आपका कांग्रेस के साथ था वही भाजपा के साथ कमिटमेंट था आपका। जी। लेकिन स्थिति वही है, वही राहुल गांधी वाला स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि भाई नो बुंदेलखंड, ओनली डेवलपमेंट। नहीं यहाँ पर देखिए, मेरी अमित शाह जी से भेंट हुई और उन्होंने कहा कि देखिए बुंदेलखंड, पूर्वांचल और विदर्भा, ये 3 राज्यों का SCR में, साइमन कमीशन में इनका जिक्र है और रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन ये प्रायोरिटी पे नहीं है। बुंदेलखंड बनेगा और बनना चाहिए। हमने 3 राज्य बनवाए हैं, हमारी सरकार भाजपा की थी तब बने, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, और ये भी हमारी प्रायोरिटी पे हो, हमारे मैनिफेस्टो में है।
तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा जो कर रहे थे वही करो। पार्टी फोरम पे अभी कभी नहीं मुझे रोका गया, और कभी मुझसे ना सीएम ने कहा ना होम मिनिस्टर ने कहा। हमें बराबर, अब मैं पार्टी का इस वक्त बुंदेलखंड विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूँ, लेकिन मैंने सुविधाएं उनकी कुछ नहीं ली, ना उनकी मैं किसी तरह के पर्क्स ले रहा हूँ। मैंने पद ज़रूर लिया है और लेके रखूँगा, क्योंकि इससे सरकारी अमले पर एक काम करवाने का एक ये वजह बन जाती है। लोग आपकी बात सुनते हैं और अहमियत करते हैं, देते हैं। और बुंदेलखंड में बहुत समस्याएं हैं जो अफसरान के द्वारा सॉल्व हो सकती हैं, उसकी वजह से मैंने ये पद संभाला है। अच्छा राजा साहब, मुझे किसी ने ये बताया था, शायद आपसे ही मेरी बातचीत हो रही थी, कि कांग्रेस के समय में पूरा उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े करने की तैयारी हो गई थी जी। लेकिन मायावती को पता नहीं कैसे एक सेंट्रल के इस दाव का पता चल गया और उसने उत्तर प्रदेश कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास करा दिया। कुछ सच्चाई है इस मैटर में? मैं आपको बताता हूँ, मैं सलमान खुर्शीद जी ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम्हारी मांग पूरी हो गई है, मैडम हैज डिसाइडेड टू बाइफरकेट यूपी इनटू 3। मैडम मीन्स सोनिया गांधी जी। हम लोग बहुत खुश हुए और हमने आपस में चर्चा भी की, प्रसाद मिठाई विठाई बांटी। मायावती जी का वोट बैंक बुंदेलखंड में बहुत है। अगर बीजेपी जीतती है तो वो मायावती का ही सारा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है उनकी तरफ, पूरा का पूरा। मायावती 22 या 23% का वोट बैंक उनका है वहाँ पर। जब मायावती जी को ये लगा कि अगर बुंदेलखंड बन गया तो भाजपा और कांग्रेस फिर से वो गेन करेगी, दूसरी पार्टी भाजपा है, उनके लिए दिक्कत होगी। तो उन्होंने छतरपुर के एक सभा में ये अनाउंस किया कि अगर मैं सत्ता में आई तो मैं बुंदेलखंड राज्य की स्थापना करूंगी, दोनों में प्रदेशों को मिलाकर। ये बात मायावती ने अनाउंस की, कांग्रेस बैकफुट पे चली गई। और फिर उन्होंने आनन फानन चुनाव के पहले मायावती जी ने कैबिनेट में, अगर वो विधानसभा में पास करा लेते तो हमारे लिए लड़ाई आसान हो जाती। उन्होंने कैबिनेट में पास कराई, प्रेसिडेंट को भेजी, प्रेसिडेंट ने उसको ना तो उस पर अप्रूव किया ना उस पर कोई प्रतिक्रिया दी, वो उसी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। ये तो निश्चित हो चुका था, क्योंकि तब तक हमारा पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन था वो इस फेवर में आ गया था कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस के हमारे थे। बीजेपी तो तब आई भी नहीं थी सत्ता में और तब दिख भी नहीं रही थी। जो कांग्रेस के लोग थे वो तैयार हो गए थे, और जब वो तैयार हुए तो सोनिया जी को मनवा लिया गया था। इसमें माधवराव सिंधिया जी का बड़ा हाथ था, और अपने जो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने बहुत मदद की थी। बोरा साहब बहुत मदद की। बोरा साहब वे हमें बहुत पसंद करते थे और उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा हो गया। सलमान जी, तो ये 4-5 बड़ी हस्तियां थी जो छोटा हम लोगों को कंट्रीब्यूट करके हम लोगों को वो मौका हमारे हाथ से चला गया, वरना वो बुंदेलखंड बन गया था। अच्छा सर, मुझे ये समझाइए राजा साहब कि मायावती ने बुंदेलखंडियों का दिल जीत लिया एक तरह से, कि भाई उसने घोषणा कर दी कि मैं बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाऊंगी। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस ने पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन जब चुनाव हुआ तो ना तो चुनाव मायावती के पक्ष में रहा ना कांग्रेस के पक्ष में रहा। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी फिर चुनाव जीती। देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि मायावती जी ने केवल चुनावी वो एक दांव पेच करने के लिए वो ये पास करवाया है। उनमें कहीं कोई गंभीरता थी नहीं। मंचों से भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, और कांग्रेस से धीमे धीमे लोगों का विश्वास उठता जा रहा था। कांग्रेस की लीडरशिप भी यूपी में आप देखिए, राज बब्बर आ गए, उसके पहले वो थी आपकी रीटा बहुगुणा जी थी, तो उसके पहले वो थे। लीडरशिप धीमे धीमे उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी खिसक रही थी, और बड़े बड़े कस्बों से तो गायब ही हो रही थी। जो बड़ा ताकतवर कांग्रेस का लीडर था, या तो वो सपा के हाथ चला गया या फिर भाजपा के पास चला गया। तो जनता ने धीमे धीमे कांग्रेस को यकीन ही करना छोड़ दिया था। अगर कांग्रेस लड़ाई में रहती तो सपा का तो जन्म ही नहीं होना था। भाजपा और कांग्रेस, आज जो सपाई जितने हैं वो वही हैं जो किसी ज़माने में कांग्रेस के साथ ही थे। तो ये इसका दुष्परिणाम जो होना था वो यही हुआ कि इन लोगों की लड़ाई में हमारा मुद्दा ख़त्म हो गया। जिस मुद्दे को हमने 30 साल सींचा, उसको उस मकाम तक लेके गए, वो मुद्दा ही ख़त्म हो गया। फिर सपा आई, सपा ने कहा हम छोटे राज्यों में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे ममता जी कहती हैं
ये सब जो जो पार्टी थी, इन लोगों ने विरोध किया। तो अब बीजेपी को अब मजबूरी बनेगी अनुराग भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 27 करोड़ के उत्तर प्रदेश को इनको बांटना पड़ेगा। नए परसीमन में 403 की जगह विधानसभा 600 तक जाएगी। 80 से लेके, अब तो खैर इसी बिजनेस में है, 80 लोकसभा की सीट से लेके 100 से ऊपर जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो 6-6 लाख 10-10 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको छोटा करना शुरू कर दिया। तो कहाँ जाएंगे भाई, 400-700 की विधानसभा कैसे आप संभालेंगे? और चलिए, योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं महाराज जी ने बहुत लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो कब तक योगी ही थोड़ी अनवरत रहेंगे, कहीं तो कोई होगा, और फिर वो जो होगा वो क्या होगा? तब तक आपकी एंटी इनकम्बेंसी भी आ चुकी होगी। भैया आप 10 साल हो गए, अभी 5 और करेंगे, 15 साल मान लीजिए, फिर एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं तो आएगी, फिर आपका परसीमन से बढ़ के सीट्स बढ़ेंगी। तो भौगोलिक परिस्थितियों से, और दूसरा एक और वो जो प्लस पॉइंट है जिससे मुझे बहुत उम्मीद है, संघ ने बुंदेलखंड को चिन्हित कर लिया है। हमारी जितनी भी संघ के लीडर से बात होती है, अब वो इस तरह से खुल के तो नहीं कहते, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से प्रचारक जो होते हैं वो बुंदेलखंड के किस जोन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो संघ को अगर एक बार ये हो जाता है, तो एक हमें डर था कि संघ के ऊपर से कोई खिलाफियत ना हो, तो वो नहीं है, वो हमने क्लियर कर लिया है। अच्छा राजा साहब, एक बात मुझे ये बताइए आप कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, वहाँ पर विकास हो रहा है, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में विकास बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। जो भी मुख्यमंत्री आया उसने विकास वहाँ पर किया। बीजेपी छोटे राज्यों की पक्षधर जरूर है, लेकिन बुंदेलखंड को लेकर आपको लगता नहीं कि थोड़ी सी संकुचित मानसिकता है? कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि अलग प्रदेश बनेगा तो जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, वो कम हो जाएंगी। दिल्ली को इस बात का डर है, इस वजह से ये लोग छोटे राज्य नहीं बना रहे हैं। और आप अपनी बात को प्रमुखता से वहाँ पर रखते हैं, लेकिन फिर भी बार बार आपको पद यात्राओं का सहारा लेना पड़ रहा है। आखिर दिल्ली को डर किस चीज़ का है? जो आप दूसरा सवाल जो आपका है कि इनको लगता है कि सीटें कम हो जाएंगी। सीट हैं कितनी भाई? अब 403 की विधानसभा में 19 तो सीट हैं, 21 थे, उनको भी 2 घटा के 19 कर दिए, और 19 भी वो 4 अलग अलग पार्टी के हैं। अगर बीजेपी मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका लेंगे, हाँ, वो बुंदेलखंड का अगर राज्य बनाएंगे, वो आप ले लें तो फिर 60 के आसपास बनती है। तब भी वो फिर किसको प्रेफर करेंगे भाई? अगर आप मुझे मेरी पहचान दे रहे हो तो फिर तो मैं अपने उस आदमी के पास साथ जाऊंगा ना जिसने मुझे मेरी पहचान दी है। आज उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़ को झारखंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि झारखंड में जो भी गलती हुई है वो बीजेपी की हुई है, वरना झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं आता। जिस किस्म की वहाँ पे आपने लीडरशिप दी, जिस समय जिस व्यवस्था को दी, अदरवाइज छत्तीसगढ़ उत्तराखंड ये दोनों बीजेपी के और उन दोनों के बीच में है। और यकीन मानिए कि इसमें सीधा गेंद भारतीय जनता पार्टी और भाजपा को है, तीसरा कोई खिलाड़ी है ही नहीं। आज अगर आप बुंदेलखंड को बना के घोषणा कर दें तो पहली पार्टी बीजेपी होगी और दूसरी बीएसपी होगी, और पूरा खेल इन्हीं दोनों के बीच में होगा। कांग्रेस तो वाइप आउट अभी भी होगी, और सपा टोटल सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो सपा को होगा। ये बात इनकी समझ में आ रही है भाजपा के कार्यकारिणी वालों लोगों को, लेकिन दिक्कत यह है कि वो ये मान के बैठे कि अभी प्रायोरिटी पे नहीं है। 2-2.5 करोड़ 5 करोड़ के लोगों की समस्याएं इनको उतनी बड़ी नहीं दिख रही जितनी 140 करोड़ की जनता की दिख रही हैं। तो हम भी इस विश्वास और आशा के साथ बैठे हैं कि जब भी होगा फैसला तो होना है, आज नहीं कल। इसका कोई दूसरा और कोई वो है ही नहीं कि आप सेकंड चॉइस है कि साहब, या तो फिर आप यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, जैसे दिल्ली है, अभी आपने जम्मू कश्मीर को बता दी है नेशनल, तो यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, राज्यपाल को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बनाइए, हम उसके अंदर एक सरकार बनेगी, वो सरकार काम करेगी। या फिर आप एक जिस तरह से आपने झारखंड में किया था कि सबसे पहले आपने वहाँ पर बॉडी बना दी थी, आप एक बॉडी बना दीजिए, उस बॉडी में हम लोगों को जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ पे शिक्षित हैं, उनको अनाउंस करिए कि उनको बनाइए, तो फिर वो ऑटोनोमस बॉडी अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जाने का कोई मकसद नहीं है। हमारी ना तो भाषा मिलती, ना हमारे संस्कार मिलते हैं। और अब उल्टा हो क्या रहा है, आप 7 नदियों का पानी लेके हमसे कहते हैं कि बुंदेलखंड में सूखा है,
जगह हम बिजली बनाते हैं, पूरी बिजली आप ले जाते हैं, बुंदेलखंड में अंधेरा है। और सबसे अच्छा गेहूं हम कटिया गेहूं हम पैदा करते हैं। अतर्रा में धान का कटोरा बोला जाता है अतर्रा को। मटर सबसे अच्छी हमारे यहाँ पैदा होती है। अदरक, नींबू, फास्फोरस, ये सब हम पैदा करते हो। फिर कहते हो बुंदेलखंड में भूखा है। इसलिए भूखा है कि तुम सारा उठा के आड़तिया ले आते हैं, आड़तिया उठा के इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते। कटिया गेहूं खाने से एक गेहूं ऐसा है जिसके खाने से आपको कभी भी शुगर नहीं होगी। वो लाल गेहूं होता है। तो वो आपने वहाँ बचने ही नहीं दिया। वहाँ पे आप लोगों की जो पैदाइश चीज़ें हैं, आप उनको ये 5 किलो गेहूं दे के उनको उस पर डिपेंडेंट कर रहे हो। ये तो जितने भी दुष्परिणाम हैं ये मैन मेड है अनुराग जी। हम इससे पहले कभी इस तरह की दुर्दशा बुंदेलखंड की थी नहीं। बुंदेलखंड खुशहाल था। लोग कहते थे सोने की चिड़िया होती ही है, दूध दही की नदियाँ बहती थी। हमारा तो इतिहास ही कुछ और है, इन्होंने पलट दिया। 4 पार्टियां 70 साल से कहती आई कि हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया, हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया। तो ये आपने बुंदेलखंड के लिए 70 साल से किया, तो बुंदेलखंड को तो स्वर्ग होना चाहिए। अब वो नरक की स्थिति में क्यों पहुंचा? इसका मतलब आपने किया ही नहीं। आपकी बात सुनकर तो एक कहावत याद आती है कि दिया तले अंधेरा। एब्सोल्युटली। वहां जैसे आपने 7 नदियों की बात की, तो उसमें बेन, केतवा, उर्मिल समेत दशाम, शहजाद नदी आपने बताया। इतनी सारी नदियां हैं, फिर भी बुंदेलखंड प्यासा है। 2025 में आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड में प्यासे की सूखे की आहट थी जी। 2026 में भी स्थिति वही रहने वाली है। आपका बोर्ड उसमें क्या करेगा? क्या फिर दोबारा से आप लोग वाटर ट्रेन की मांग करेंगे बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए? नहीं, आखिर बुंदेलखंड प्यासा क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पानी वहां से बहता है। पानी का जो बांध बने हैं वो निकाल के आप आगरा को दे रहे हैं, आप लखनऊ को दे रहे हैं, आप इलाहाबाद को दे रहे हैं, कानपुर को दे रहे हैं। इसी तरह बिजली का है भाई। जब तक वहाँ पर वहाँ का खुद का मुखिया नहीं होगा, जब तक वहाँ का डीएम नहीं होगा, वहाँ का सीएम नहीं होगा, वहाँ का आदमी नहीं होगा, तो वो तो निर्णायक जो फैसले हैं वो दूसरे को करने हैं। कहाँ पानी जाना है एडीएम तय कर देगा, और फिर उसके ऊपर जो मंत्री है वो दस्तखत करवा देगा क्योंकि सीएम साहब ने कहा है। आपका आज तक किसी भी, मैं आपको आज तक दोनों प्रदेशों में कभी कोई बुंदेलखंड का सीएम नहीं रहा, एक लंबे छोटे से समय को उमा भारती को छोड़कर। पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक भी ऑपरेशनल एयरपोर्ट नहीं है, केवल खजुराहो को छोड़कर, वो भी महीने में 4 बार चलता है। ना कोई एम्स है, ना कोई आईआईटी है, ना कोई आपका ड्राई पोर्ट है। ऐसे में आप कैसे विकास की उम्मीद करते हैं? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बुंदेलखंड के लिए। काम कर रहे हैं सर पूरा। अब उनके पास केवल बुंदेलखंड थोड़ी है, हमारे तो 4-5 करोड़ हैं, बाकी और जो 27 करोड़ में काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बुंदेलखंड में क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने आपको डिफेंस कॉरिडोर दे दिया। आप मुझे बताइए कितने लोगों को डिफेंस कॉरिडोर में काम मिला है? हमने एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस वे बना दिया। कौन गरीब आदमी एक्सप्रेस पे चढ़ेगा? 600 रुपये तो उसका टोल टैक्स है। आप अगर कोई वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा देते, ये रेल बन रही है, वंदे भारत के डब्बे कई कारखाने लगा देते वहाँ पे, वो एक ऐसा कारखाना लगाते जो डब्बा बनता, 400-500 लोगों को रोजगार मिलता, तो वो रोजगार के लिए बाहर थोड़ी भागते। समस्या है पलायन अनुराग भाई, 67% पलायन है। वहाँ का आदमी पढ़ लिख के, गरीब जायदाद ज़मीन बेच के पढ़ लिख के यहाँ भागता है। माँ बाप को मदद की जगह उल्टा कर्जे में डुबो के यहाँ आ जाता है और फिर कुछ पैसे भेजता है। तो समस्या ये ऊपर से झाड़ने से नहीं होगा। जब तक आप वहाँ पे पलायन का नहीं रोकेंगे, पलायन को रोकने के लिए आपको वहाँ पे रोज़गार देने होंगे, फैक्ट्री डालनी होगी, लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि छोटी सी ज़मीन जो आपकी है वो आपकी है। इसमें से 1-2 खेती नहीं बल्कि 4 फसलें उठाइए। आप जो रीजनल जो पुरानी पीढ़ी रूढ़िवादी जो खेती है उसको छोड़ दीजिए। आप सब्जियां उगाइए, फल फ्रूट उगाइए, आप दूसरे फ्लावर उगाइए जिससे आपको आमदनी बने। आप वो तो कुछ बढ़ावा दे नहीं रहे। आप केवल ये कह रहे हैं। अब और एक नया हो गया है कि ललितपुर में एक पास में जगह में मेडिकल फार्मेसी हब खुलेगा। अब उसकी वेस्ट कहाँ जाएगी? दुनिया भर की दवाओं की कंपनियां वहाँ बनेंगी
और वो जो वहाँ वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ जाएगा? वो सब नदी नालों में जाएगा, वहाँ के वो पॉल्यूशन तो बचा खुचा जो है वो जहर भी आप हमारे हाथ में दे देंगे। हीरा आप पन्ना से उठा रहे हैं, 36,000 करोड़ आप वहाँ से लेते हैं, 17,000 करोड़ आपको मध्य प्रदेश को मिलता है, और आप पन्ना की जाके हालत देख लीजिए, वहाँ के ऑक्शन से जो पैसे मिलते हैं। तो हमसे तो केवल आप ले ही रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड इस वक्त झांसी कानपुर से ज़्यादा राजस्व दे रहा है। तो ले के आप और फिर कह रहे हो कि ये तो अभी बहुत पिछड़ा है, इसको और करना है और करना है। कहाँ, हमें और नहीं करना है, हमें तुम राज्य दे दो। और राज्य भी वो है अनुराग भाई, अंग्रेज़ों के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में बुंदेलखंड था, अब तो बुंदेलखंड है नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश है। किसी भी खतो खिताबत में, किसी भी गजेटियर में आप सरकार में बुंदेलखंड नहीं देखते हैं, केवल ज़बानी जमा खर्च है। अच्छा, 900 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में खर्च हुए। जी जी। मुझे रिपोर्ट्स देखकर लगता है कि पानी अभी तक वहां पर नहीं आया। अरे बड़ा सड़कें और टूट गई। 65 लाख रुपए की टंकी बनी थी, आपने देखा, वो फट गई। अभी सोशल मीडिया पर आपने उसकी विजुअल देखे होंगे। महोबा की ही टंकी है जिसमें जहाँ से पानी आना चाहिए था वहाँ से नहीं आया है लेकिन बाकी सब जगह से चू रहा है। तो पहली बात है कि जब आपका ये प्लान जल मिशन आ रहा था, जल जीवन मिशन, तो उसको आप इम्प्लीकेट कर रहे थे तो इन टंकियों को नहीं बनवाना था। आप देखिए, वो जो मैंने आपको पैकेज की बात की थी, 7,622 करोड़ रुपए दिए थे, उस पैकेज को कांग्रेस ने उस वक्त ये कहा था कि इस किसानों के लिए दिया जाए। उसके बने क्या? नव कृषि गोदाम, नव कृषि मार्केट, मतलब जहाँ जहाँ आपको मकान बिल्डिंग बनाने का मौका मिलता है आप तुरंत बना डालते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो लूट उसी में ही है। लोहे में, सीमेंट में, रेती में, सब में तो आप बिल्डिंग तान देते हैं और बिल्डिंग तान के बस आप निपट जाते हैं। वो नवीन मार्केट, कृषि मंडी हर पूरे बुंदेलखंड में बनाई है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। या फिर आपने हेलीपैड बनवा लिए अपने लिए जहां आपको उतरना है। वो पैसा किसानों के लिए था, वो पैसा स्कूल के लिए था, और वो हुई नहीं वो व्यवस्था। तो ये नहीं, जब तक रोका जाएगा बुंदेलखंड का, मुझे नहीं लगता है समग्र विकास होगा। ये वहाँ पे पीएम साहब भी नहीं चल पाएंगे और सीएम साहब भी नहीं चल पाएंगे। अगर समग्र विकास चाहिए है तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाना होगा, उनको उनके हाथों में सौंपना होगा। बुंदेलखंड की धरती में बुंदेलखंड की भर्ती हो। अभी आपने ब्रजभूषण राजपूत जो बीजेपी के विधायक हैं और स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उनका विवाद आपने देखा होगा कि उन्होंने गांव के प्रधानों के साथ मिलकर उनकी गाड़ी को रोक दिया। कितना सही और कितना गलत मानते हैं उसको? नहीं, वो रोका है, वाकई रोका है, क्योंकि गांव में थोड़ी तकलीफ तो है। हम गांव में जाते हैं, गांव के बीचों बीच उन्होंने खड्डा खोद के उसमें वो पाइप डाले हैं, जो भी किया है। अच्छा, कई जगह तो खोद के छोड़ दिया, उसको भरे नहीं गए। लेकिन दूसरी तरफ आप विधायक हैं, आप उसी पार्टी के विधायक हैं, आपको उसी पार्टी ने जिताया है, ये सड़क पर कहना उचित नहीं है। वो भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि आपको आक्रोश है, आपका आक्रोश अगर जनता के सामने आ गया तो फिर जनता तो आपकी सरकार को वो देगी नहीं। मुझे लगता है कि वो पहली बात सही है कि पानी की तकलीफ है, लेकिन कहना था कि भाई मैं बहुत सारे लेटर लिख चुका हूँ, विधानसभा में मैं सवाल उठा चुका हूँ, मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। तो लोगों का गुस्सा था, इस वजह से रोकना पड़ा कि अगर वो मंत्री जी को ना रोकते तो उनकी बात ना सुनी जाती। मंत्री जी तो कह रहे कि हमारे पास दूसरी बार आए हैं, इससे पहले कभी आए नहीं है। उन्होंने लेटर्स दिखाए, खूब लेटर दिखाए उन्होंने, मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने लेटर दिखाए। चलिए, अब ऐसा अगर है भी तो अब क्या करेंगे? मतलब इस तरह तो नहीं करेंगे कि आप अपनी ही पार्टी को नीचा दिखाएंगे, अपनी ही पार्टी के लोगों को शर्मिंदा करेंगे, अपने ही लीडरशिप को आप भरे हम चुनौती देंगे। अगर उन्होंने नहीं करना था और नहीं करना था तो अब भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मन बना लिया है तो इसके लिए तो दूसरे और उपाय हो सकते थे, मुख्यमंत्री से मिल सकते थे, यहाँ आके केंद्र में लोगों से मिल सकते थे। लेकिन वो एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने किया है, उसको वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होना है। लेकिन मैं अब जैसे अभी आप मेरी ही बात कर रहे हैं, मैं भाजपा में हूँ और पिछले साल मैं केंद्रीय वर्किंग कमेटी का मेंबर था, सेंट्रल इसका भाजपा का। लेकिन मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। हम नहीं सड़क फूंक रहे हैं, हम नहीं बसें रोक रहे हैं, हम नहीं ट्रेन रोक रहे हैं,
हम किसी सरकारी दफ्तर में हो हल्ला नहीं कर आपने रहे। कभी नहीं किया ऐसा एग्रेशन कांग्रेस के टाइम में हम और और उससे हम पहले करेंगे भी? कभी नहीं, और हम हमारा वादा है हम करेंगे भी नहीं भाई। हम उस दफ्तर को क्यों जलाएंगे जिससे हमें मिलना है? वही सरकारी दफ्तर हमारे लिए रास्ता देगा, हमारे लिए काम उसे वहीं से मिलना है। उस नेता को, उस लीडर को हम क्यों सरेआम उसकी तौहीन करेंगे, जो लीडर कल को मेरे साथ खड़े होके मेरे लिए लड़ेगा, मेरे लिए बचाव करेगा। अच्छा बुंदेला जी, आपने ये बात कही कि भाई 900 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां खर्च हो चुका है, फिर भी हर घर में नल नहीं पहुंचा, सड़क टूटी हुई है, उसके बावजूद भी आप सरकार के साथ खड़े हैं। लोगों की परेशानी आपकी समझ में नहीं आ रही है? हम उसका तरीका दूसरा है। हम देखिए, बुंदेलखंड विकास बोर्ड में ये भूमिका मैंने निभाई है। जो काम मंत्री नहीं कर पा रहे हैं, जो काम विधायक नहीं कर पा रहे हैं, और जो ऑफिसर आनाकानी कर रहा है, माननीय सीएम साहब ने हम लोगों को ये पूरी छूट दी है कि वो कार्य लेके आप मेरे पास आइए। अब उसका एक पर्टिकुलर एक वो बनाइए कि क्यों नहीं हुआ और कब से इसका इस तरह ये हालात हैं और अभी क्या कंडीशन है, वो दीजिए। और उस पर तुरंत उस पर होता है। हमने बहुत सारे ग्राम प्रधानों की ग्राम सभा, कितने पे एक्शन हुआ? तो बिल्कुल एक्शन हुआ है, सब पर हुआ। एक्शन होने के बावजूद पानी नहीं आ रहा, सड़कें नहीं, टूटी पानी हुई की हैं। समस्या उस वक्त हमारे साथ हमें नहीं दी गई थी, चूंकि ये खुद हैंडल कर रहे थे। हम तो 2 बार, हमसे तो आज तक नहीं इन्होंने बुंदेलखंड विकास बोर्ड के एज ए वाइस चेयरमैन ही ये कहते तो ये बात मैं कहता, मैं खुद कहता, मैं उसमें ज़रूरत ही नहीं थी इतने ग्राम प्रधानों की ले जाने की। भाई 1 to 1 कहता और फिर उनको अंदर ही कमरे में कहता कि मंत्री जी अगली बार आपका आना मुश्किल हो जाएगा अगर ये काम नहीं हुआ। बात ख़त्म हो गई। और इतना ही काफ़ी होता है मंत्री जी को या किसी को, विधायक को, सांसद को, कि जनता अगली बार आपको गांव में नहीं घुसने देगी अगर आपने इस पर कोई सम्मानजनक निर्णय नहीं लिया या कोई आप फैसला बगैर किया है तो। लेकिन विधायक ने इस काम को करके जनता के बीच में हीरो बन गए हैं और नायक बन गए हैं वहाँ के, और लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपने भाई बोर्ड के आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो आपने बुंदेलखंड से समझौता कर लिया। देखिए, समझौता अनुराग भाई तब होता है जब मैंने एक पैसा लिया हो। ना मैं बुंदेलखंड की उसकी विकास बोर्ड की गाड़ी में चल रहा हूँ, ना मेरे पास गनर है, ना ड्राइवर है, ना यहाँ यूपी गेस्ट हाउस में रहता हूँ। मैं अपने खर्चे पर सब कुछ कर रहा हूँ। ये पद मैंने बैठते ही कहा था कि ये इसलिए लेके रखा है कि इससे मैं सरकारी अफसरों से काम लेता हूँ, और जिनको ये लगता है वो भी चलिए खुश रहे हैं। मैं सिनेमा का अपना कैरियर छोड़ के यहाँ आया हूँ। बुंदेलखंड विकास ने बोर्ड ने क्या दिया, एक आरटीआई लगवा के कम से कम पता तो लगा लें कि राजा बुंदेला को कितना लाभ हुआ है। वो हीरो बन गए, अच्छी बात है, उनका हीरो बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको जिताया है लोगों ने। हीरो पहले ही से थे भाई, वो तो जीत के आए तो हीरो वैसे ही थे। अब महा हीरो हो गए, महानायक हो गए तो रहे हैं भाई। लेकिन वो जो योजना है वो पूरी जनता को भी पता है और पॉलिटिकल पूरे अमले में सबको पता है कि वो क्या था। अच्छा, आपने एक बात कही है भी, जब मैंने ब्रजभूषण राजपूत का सवाल आपसे पूछा, जो भी उन्होंने किया इसके दूरगामी परिणाम उनको झेलने पड़ेंगे। क्या आप भी स्वतंत्र देव सिंह की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि पार्टी तय करेगी भाई कि इसका आउटकम क्या होगा। भाई एक आपने मंत्री को सरेआम बेइज्जत किया है, पार्टी उसको चुपचाप थोड़ी लेगी। जो भी इसका परिणाम होगा वो पार्टी उस पर फैसला करेगी। मैं तो नहीं फैसला करूँ, मैं तो ये कह रहूँगा इट हैज़ टू बी टेकन सम काइंड ऑफ। भाई अगर इस तरह से आप खुली छूट दे देंगे तो कल कोई भी विधायक उठ के, कहीं से भी उठ के, किसी भी मंत्री को पकड़ के 10 लोगों के बीच में उसको जो जैसे चाहे वैसे करेगा। एक इंटेंशन देखी जाती है कि 100% कि किस लिए रोका। जनता परेशान थी, जनता अगर परेशान होगी, पानी नहीं मिलेगा, सड़कें टूटी हुई हैं, मंत्री सुन नहीं रहे हैं, तो अगर उसने रोक दिया तो जनता में तो पूरी खुशी है। और उनका टिकट और आप काट देंगे तो जनता कहेगी भाई जो हमारी आवाज़ उठा रहा था आपने उसको भी रगड़ दिया, तो बीजेपी तो पेच फंस जाएगा ना राज साहब इसमें। आप मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाह रहे हैं वो बता दीजिए। ये वो जिस तरह से उन्होंने किया है वो एक वेल प्लान उनका अपना पॉलिटिकल। टिकट कटना चाहिए उनका। नहीं, हम नहीं करें, हम टिकट ना दिलाने वाले ना कटवाने वाले। उनके टिकट कटने से, उनको मिलने से हमारा कहीं कोई मतलब सॉल्व नहीं होता है ना। वो बुंदेलखंड, हाँ इतना ज़रूर था कि एक लंबे समय तक उन्होंने बुंदेलखंड की बात कही थी, अब बीच में ना जाने क्यों छोड़ दी। मेरे तो बल्कि मैं फिर भी कहूँगा कि उनको ये तालाब, नदी, बिजली, पानी ये सब आ जाएंगे भाई, तुम बुंदेलखंड राज बना लो। हो सकता है तुम ही मंत्री बन जाओ, तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ। बुंदेलखंड राज बन जाना चाहिए। कब तक तुम कटोरा लेके भीख मांगते रहोगे? कब तक बुंदेलखंडी आदमी कभी लाइट, बिजली, अस्पताल के लिए रोता रहेगा? हमारी व्यवस्था हमें मिलना चाहिए।
और यही उनसे भी कह रहा हूँ राजपूत जी से कि बुंदेलखंड की लड़ाई लड़िए, पूरी ताकत से लड़िए। जिस दिन बुंदेलखंड बनेगा, आप नेता हैं, आप निर्णायक भूमिका में आप होंगे। बुंदेलखंड में 4 लोकसभा सीटें हैं, शायद जी। एक बीजेपी के पास बची है। जी, झांसी 2024 में क्या वजह रही कि बुंदेलखंडियों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया? देखिए, एक स्तर पर भाजपा का जो वर्कर था वो थोड़ा सा निराश था, और जितने भी जनता के चुने हुए सांसद थे उस वक्त, वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और जो केंद्र से योजनाएं गई, जो राज्य तक योजनाएं पहुंची, उनको कार्यान्वित कराने में जनप्रतिनिधि का बहुत मुख्य भूमिका होती है। एक को छोड़कर, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को छोड़कर, बाकी और लोगों ने इस तरह की भूमिका नहीं निभाई। फिर जनता तय करती है, चाहे अब किसी भी पार्टी के हो, किसी भी घराने के हो। जब जनता को ये पता चल जाता है कि हमें ये मिलना चाहिए था और ये नहीं मिला, इस नहीं मिलने में कौन बाधक है, किसने रास्ता रोका, तो फिर वो उस हिसाब से फैसला लेती है। और मैंने आपको कहा है कि उस वक्त थोड़ा सा भाजपा के वर्कर में निराशा थी और वो नहीं निकला, और नहीं निकले के परिणाम सामने आए कि दूसरी पार्टी को वोट मिले, दूसरी पार्टी जीती। अनुराग शर्मा जी को छोड़कर एक झांसी झांसी से। जी, वही, बाकी तो नहीं जीत पाए कोई। योगी सरकार ललितपुर में 56,000 एकड़ जमीन ले रही है, वो जो मैंने आपको बताया, हाँ, उसी के लिए। और वहां पे बता रहे हैं कि नोएडा से बड़ा अच्छा डेवलपमेंट वहां पर किया जाएगा। अच्छा, लेकिन वो जो बीडा किसान की बात कर रहे हैं? हाँ? बीडा की, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ, और लेकिन किसानों का आरोप है कि भाई जो जमीन ली जा रही है उपजाऊ जमीन है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आप वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उस बोर्ड के, आप किसान के साथ हैं या बुलडोजर के? नहीं, मैं किसान के साथ हूँ, वो क्यों बुलडोजर के। लेकिन इस तरह से कोई लूट नहीं हो रही है कि बंदूक के जोर पर या तलवार के जोर पर हो रहा है। जहाँ जहाँ इस किस्म की शिकायतें वो सुनी गई हैं और सुनी जा रही हैं, और जहाँ नहीं है, मुमकिन नहीं है, जैसे केन बेतवा लिंक को भी बीच में एक पूरे के पूरी निवाड़ी के पास एक जगह है, तो उसकी तहसील उड़ जा रही थी, उन्होंने रीडाइवर्ट किया है। ये आप बीडा की बात कर रहे हैं, झांसी के आसपास जो ज़मीनें ली हैं, झांसी ललितपुर। हाँ, झांसी ललितपुर, जो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल। अब ये देखिए, मैं इस योजना का ही मैं विरोधी हूँ। आप वो कर रहे हो जिसको 20 साल बाद परिणाम आना है। नोएडा आज बन गया है, लेकिन नोएडा जब बन रहा था तो उसकी क्या स्थिति होगी, वहाँ के किसी को लाभ है? अरे इस वक्त हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम मृत शैया पे पड़े हुए हैं, और तुम हमें दूर से बूटी दिखा रहे हो कि इस बूटी को खाते ही तुम खड़े होके दौड़ने लगोगे। अरे वो बूटी अभी नहीं चाहिए हमें चाहिए पहले ऑक्सीजन दे दो, मास्क लगा दो, हमें हमारा राज्य बना दो, बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला एरिया हम अपने आप नोएडा बना लेंगे। अब मैंने विरोध किया है इसका, और मैं आज भी बाबा से मिले, आप मुख्यमंत्री जी से मिले इस मुद्दे को लेके? नहीं, लेकिन हमारे विरोध से उसके वो फैसला तो इधर से है, केंद्र से है, और फिर राज्य सरकार की उसकी सहमति है। जो महोबा है, महोबा को वीरांगनाओं की धरती कहा जाता है। गुलाबी गैंग के बाद वहां पे कोई महिलाओं का नेतृत्व नहीं उभरा, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, गुलाबी गैंग के साथ हमने बहुत काम किया था भाई के साथ, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस हो गई थी, उनको चुनाव लड़ना था और फिर चुनाव जीतना था। फिर दूसरा उन्होंने जो काम करना शुरू किया, वो किसी भी कहीं से भी जो खबर आती थी कि इसमें चलना है, उसके लिए वो पैसे मांगने लगे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका खुद का बना बनाया जो इतना बड़ा साम्राज्य था वही ध्वस्त हो गया। फिर लोगों ने उनको बुलाना बंद कर दिया, और फिर पॉलिटिकल जो एक वो था ना, पॉलिटिकल जिसको क्या कहते हैं, क्या उनका शोषण शुरू हो गया। कई लोगों ने 10-10, 20-20 लोगों की टोलियां बना के और गुलाबी गैंग की नकल की तरह काम करने शुरू किए। वो भी नहीं कारगर हुए, क्योंकि वो अगर गुलाबी गैंग रहती तो वो एक बड़ा सा डर रहता लोगों का, और उन्होंने काम भी बहुत किया था, नो डाउट, हेड्स ऑफ। उस पर उनकी तो फिल्म भी बनी उनकी इसी गुलाबी गैंग पर।
वो उसमें भी उन्होंने केस वेस किए थे। मुझे लगता है कि वो हट गई थी अपने लक्ष्य से, और जिसकी वजह से ये हुआ कि वो अपने आप धीमे धीमे पूरा का पूरा मूवमेंट ही डाइल्यूट हो गया और ख़त्म हो गया। 2022 में जो राजपूत वोट बैंक था वो भाजपा के साथ था जी। 2024 में राजपूत के वोट के अलावा बहुत सारे वोट बैंक है भाजपा से छिटके, लोगों ने नारे लगाए कि भाजपा का फूल हमारी भूल। 2027 का अब चुनाव आने वाला है और एक तरह से मैं मानूंगा कि इलेक्शन ईयर है ये। जी जी। यूजीसी जैसे कानून, इसके अलावा जातियों में जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके बुंदेलखंड में कुर्मी वर्सेस लोधी चल रहा है, उधर प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ये टैग लग गया है कि भैया वो ब्राह्मण विरोधी हैं। तो जातियों में इतनी सारी लड़ाई जब रहेंगी तो आप लोग चुनाव 2027 में कैसे जीतेंगे? नहीं, हम इससे ऊपर उठ गए हैं। हमारे लिए सब एक ही जाति के हैं और हमारी एक ही जात है, वो है बुंदेलखंड। हम सबसे यही कहते हैं कि देखिए, लड़ने और मर मिटने के लिए बहुत समय है, संगठित होकर खड़े हो जाइए और बुंदेलखंड राज्य बनाइए। इसीलिए हम देखिए, ना तो हमने इस पूरे के पूरे आंदोलन को कोई कलर दिया है, ना हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के उसमें खड़े हैं। हमारे आप पूरे जितना भी लिटरेचर उठा के देखें, हमने केवल छत्रसाल और महारानी लक्ष्मीबाई और हरदौल, इन तीनों को हमने आदर्श माना है, हमने कहीं नहीं। दूसरे अब वोटर तय करे मोदी जी का काम देख के, योगी जी का काम देख के। जात में क्यों बटे भाई? अब आप अगर जात में आप वोट देते हो तो जब आपके बच्चा बीमार होता है तो फिर आप अच्छे डॉक्टर को क्यों ढूंढते हो? अपनी जाति के डॉक्टर को दिखाओ ना भाई। अगर हम वोट नहीं, भाई हम तो राजपूत हैं, राजपूत में ही वोट देंगे, ठीक है भाई, बढ़िया, दो वोट। अब अगर आपका बेटा बीमार है तो फिर राजपूत ही डॉक्टर को दिखाओ ना। फिर क्यों कहते हो नहीं साहब, अच्छा डॉक्टर बताओ जो ठीक हो जाए, जिस पर भरोसा किया जाए। यही तो समस्या है और इसी से हम बचना चाहते हैं। हम आंदोलन वाले लोग यही कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारी जात केवल बुंदेलखंड है। जिस दिन बुंदेलखंड बन जाए, आप खूब जात को रखो, समाज को रखो, विचार को रखो, धर्म को रखो, लेकिन ना सूत ना कपास, बेकार में लट्ठम लट्ठा। अभी तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, जो है वो ख़त्म हो रहा है, फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। अभी भी आप अपने आप को जातों में बांटे हो, तो उससे कहीं कोई इससे ज़्यादा विनाश तो कोई और बचा भी नहीं है कि जो होगा। एक ही सवाल में 2 सवाल पूछता हूँ आपसे मैं। अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद करते हैं और पीडीए 2024 में सक्सेसफुल रहा जी। आप भले ही जातियों की बात करें कि बीजेपी जाति से उठ चुकी है, लेकिन देखिए सर, राजनीति में जातियां कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, सब कुछ जातियों के हिसाब से कैलकुलेट होता है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी बजट आया, अखिलेश यादव ने कहा ये विदाई बजट है, और आप मुझे बुंदेलखंड का कम से कम 12 बजे उठे, जो आदमी ने सूरज देखने तो केवल शाम का ही सूरज देखता है, वो ये बातें करे। बिहार में राजनीति क्यों, जाति क्यों नहीं चली? फिर बिहार में क्यों फैली हुई जाति? बात बताइए ना आप। अगर बीजेपी के काम को नहीं देखा गया तो फिर लालू और बाकी लोग MY वहाँ क्यों नहीं चला? कुछ नहीं है, इन्हीं के खुद के समाजवादी बहुत सारे यादव लोग छोड़ के दूसरी पार्टी में भाजपा पे और दूसरी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। देखिए, लीडरशिप के लिए एक बड़ा कमिटमेंट चाहिए होता है, एक बड़ा विजन चाहिए होता है। आप क्या विजन है आपके? उनके परिवार के ही 9 लोग सांसद हैं। आप गिनिए तो आप क्या, आप किस विजन की बात कर रहे हो? मोदी जी के परिवार के लोग कितने हैं? योगी जी के कितने परिवार के लोग हैं जो इस तरह से उसमें शामिल हैं पार्टी में? और में एक आध 2 नेता का जरूर बेटा होगा, चूंकि वो वहाँ पे है। आप कैसे बात कर रहे हैं? वो आदमी जो सर्वोच्च छोड़ के बैठा है अपना, गोरखपुर का मठ, हजारों करोड़ों की संपत्ति है, वो छोड़ के बैठा है। तुम सब कुछ तुम भोग रहे हो, तुम भोग विलास में पूरी तरह से लिप्त हो, और आप आक्षेप लगा रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो। वो जितना भी कर रहा है निस्वार्थ जनता के लिए और जनता की भलाई के लिए। हो सकता है कि 19-20 हो कहीं, लेकिन उनकी सोच में, उनकी समझ में, उनके कार्य में मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कोई संदेह करना चाहिए। और ये जाति का भ्रम तो अब 4-5 साल ही है। AI आ गई है, AI सारी जात को बराबर कर देगी। ये इतना बड़ा गेम चेंजर है। आप सोचिए, आप 3 दिन से मैं जो पढ़ रहा हूँ अनुराग भाई,
हम 5 साल बाद या 3 साल बाद बैठेंगे, सारी चीज़ें बदली हुई हमें मिलेंगी। ये जातिवादी के सारे कंसेप्ट इतने जल्दी ख़त्म होने वाले हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। एक सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ लिखकर। एक चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है कि इतिहास से मुगलों का नाम हटाया जा रहा है। चलिए, काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इतिहास को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा गया है। जी जी। लेकिन ये भी है कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें शिवाजी महाराज को 20 पन्ने और महाराणा प्रताप साहब को सिर्फ 2 पन्ने। क्या आपको लगता नहीं कि इतिहास का भी मराठाकरण हो रहा है? पहली बात तो ये है कि एजुकेशन के 5 हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे कांग्रेस के समय में, वो सारे मुसलमान रहे हैं। उठा के देख लीजिए। एक ने दिल्ली में लिखा था कि जब दिल्ली गया तो मुझे लगा मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड। इन्होंने क्या किया हमारे लिए? जिनके इनके रोड हों, इनके इनके लिए हमें अलादीन खिलजी हमें पढ़ाया जाए, हमें तुगलक पढ़ाया जाए, इसका क्या मतलब है? चलिए, अगर 2 पेज और 20 पेज का भी है, वो भी हम अंतराल और वो भी जो है डिफरेंस, वो हम कबूल करते हैं। लेकिन इनको क्यों हम कबूल करें? जिन्होंने केवल हमें शोषण किया, केवल हमारा हनन किया, केवल हमें इस स्थिति में ले आए, उनको लेके, उनको याद करके हर सड़क पे हम क्यों रहें? हमारे लिए वो ठीक है, जब हमें एक कोई नया चेंज आएगा तो वो छत्रसाल महाराजा और उनको शिवाजी को बराबर ले आएगा। लेकिन चलो, आना तो शुरू हुआ, एक दौर तो शुरू हुआ ना, 20 पेज और 2 पेज का, केवल वही अंतर है ना पेजेस का। मतलब भले ही इतिहास से मराठाकरण हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको? कहाँ कौन कर रहा है मराठाकरण साहब? यहाँ तो दोनों मराठे नहीं है, दोनों गुजराती हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर भी मराठी नहीं है, वो असम से है। कौन कर रहा है? वो महाराष्ट्र में जरूर हो रहा होगा, लेकिन शिवाजी ने बहुत काम किया है। शिवाजी ने पूरे के पूरे इस आज़ादी की लड़ाई को एक दशा और दिशा नहीं दी थी। हम तो छत्रसाल को पढ़ा है, तो हम छत्रसाल बने ही शिवाजी की वजह से थे। वो शिवाजी की फौज में जा गए थे भर्ती होने, शिवाजी ने उनको मना किया। उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम में कैपेबिलिटी है, तुम्हारा वहाँ पर राज होना चाहिए जहाँ के तुम हो, ना कि तुम यहाँ आके मेरे साथ मेरे सिपाही सलार बनो। तो शिवाजी बहुत दूरदर्शी थे, बहुत कुछ उन्होंने देखा। इसका मतलब ये नहीं कि महाराणा प्रताप नहीं थे, महाराणा प्रताप भी उतने ही थे। लेकिन अब जिन्होंने किया होगा उनको भी आज नहीं कल समझ में आ जाएगा, या आप जैसा कोई इतिहासकार नया खड़ा होगा तो वो 10-10 पेज कर देगा। अच्छा बुंदेला साहब, आप खजुराहो फिल्म फेस्टिवल जी के जरिए जो सिनेमा है उसको आप गांव तक ले जा रहे हैं, लेकिन आजकल एक नया चलन चला है फिल्मों के बायकॉट का, जिसमें आपके समर्थक तमाम लोग हैं, वो फिल्मों के खिलाफ नारे लगाते हैं। तो क्या फिल्मों को बायकॉट करने के नारे सही हैं? फिल्मों का बायकॉट होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सिनेमा समाज का आईना है। ये जो लोग कहते हैं कि सिनेमा नहीं होना चाहिए, उनको इतिहास उठा के देखना चाहिए। सिनेमा इसके पहले कैसा था और कितना समाज सुधारक था। कितने अच्छे अच्छे फिल्म मेकर थे जिन्होंने समाज में, आप राज कपूर की फिल्में उठा के देख लीजिए, आप भी शांताराम की फिल्में उठा के देख लीजिए, आप के आसिफ साहब की उठा के देख लीजिए, महबूब साहब की फिल्में उठा के देख लीजिए। वो फिल्में जो समाज में एक नया डायरेक्शन लेके आई हैं, उनको आप बाइकआउट करेंगे। हाँ, जो बुरी चीज़ है आप देखिए मत, बाइकआउट क्यों करिए भाई? आपको किसने रोका है? आप कोई बंदूक थोड़ी आपके सर पर रख रहा है कि चलिए देखिए। नहीं, जो सिनेमा है, आमिर खान की फिल्म देखिए, फिर से तारे ज़मीन पर नहीं आई, गिर गई, फ्लॉप हो गई। तो बुरी फिल्में हैं, उनको आप फैसला मत करिए और आप बैकआउट मत करिए। हाँ, किसी विश्वास पर, किसी की आस्था पर अगर चोट पहुंच रही है तो उसके लिए दूसरे रास्ते हैं, कोर्ट कचहरी है, उसके लिए आप दूसरे रास्ते इख्तियार करिए, ना कि सड़क पर उतर के आप अपना भी समय ख़राब कर रहे हैं, दूसरों को भी आप मिसगाइड कर रहे हैं, दूसरों के काम को भी रोक रहे हैं। और सिनेमा समझने की कोशिश करिए। सिनेमा पूरी दुनिया में इसी तरह हुआ है, कोई नया नहीं है कि हम लोग कोई नई चीज़ कर रहे हैं। और अब सिनेमा तो, मेरा खजुराहो जो करने का मतलब था अनुराग भाई, मैं बहुत सारे वहाँ नौजवानों को मिलता था, उनको बॉम्बे में ले जा नहीं सकता था, और ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि वहाँ पे 10-15 स्टूडियो खोल दूँ तो वहाँ पे शूटिंग हो। तो अब ये एक मन हुआ कि खजुराहो जैसी जगह को अगर हम यहाँ पर सिनेमा से अटैच कर दें तो यहाँ रोज़गार मिलेगा।
बहुत सारे होटल्स जो खाली पड़े रहते हैं कम से कम 10-15 दिन के लिए भरेंगे, टैक्सी वालों को, बाकी और दुकानदारों को उस तरह का रेवेन्यू मिलेगा। और दूसरे बॉम्बे से जो और बाहर इंटरनेशनल जो फिल्म मेकर आएंगे वो लोकेशन देखेंगे, यहाँ पे आसपास पन्ना है, आपका बेड़ा घाट है, उधर आपका बांधवगढ़ है, इधर छतरपुर है। तो हमारी कोशिश ये थी कि ये वर्जिन लोकेशंस हैं, चूँकि जहाज़ 4 महीने चलता ही है, अगर लोग आएंगे तो 12 महीने हो जाएगा। तो पूरी कोशिश इसलिए थी और इसलिए खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। और उसमें हमें किस्मत अच्छी कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी मदद की और हमारा राज्य सरकार ने भी। 12 साल देखिए आप, हम लगातार कर रहे हैं। टपरा टॉकीज़ बनाते हैं, टॉकीज़ तो वहाँ है नहीं, झोपड़पट्टी बनाते हैं, उसमें आपका एक बड़ा LED लगाते हैं और सराउंडिंग साउंड लगा के बड़ी से बड़ी फिल्में दिखाते हैं। सारे लोग आ चुके हैं, गोविंदा, जयकिशन श्रॉफ, शेखर कपूर, अनुपम खेर, बड़े से बड़े फिल्म मेकर, आपके रमेश सिप्पी, आपके राहुल रवेल वगैरह हर साल हमारे पास। और हम मकसद यही है कि सिनेमा के प्रति लोगों की जागरूकता पैदा करना, और बच्चे बाहर जाके इधर उधर भटक रहे हैं उनको यहाँ 10 दिन बाकायदा ट्रेनिंग करके उनको ये बताना कि सिनेमा बुरा नहीं है, यहाँ पर रह के भी आप अपने तरह की फिल्में बनाइए, यूट्यूब पर बनाइए, रील्स बनाइए, लेकिन समाज में जो चीज़ आप परिवार के साथ देख सकते हैं वही बनाइए। आप वो मत बनाइए जो अंधेरे बंद कमरे में बाथरूम में बैठ के आप दिखाएं और दिखाएं लोगों को। तो हमारा फेस्टिवल का मतलब यही था और उससे कल्चरल अवेयरनेस है, यही है। आपने कहा कि फिल्मों का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आजकल शीर्षक आ रहे हैं कि घूसखोर पंडित, यादव जी की लव स्टोरी, कास्ट को जो हिट करते हैं, तो ये कितना सही है? नहीं, ये गलत है। और ये वही कर रहे हैं जो विरोध करने वाले, जो बैन की बात कर रहे हैं, उन्हीं का दूसरा रूप वो है। आप में कोई दम नहीं है, आपके कंटेंट में कोई वो नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप इस तरह के सब्जेक्ट और इस तरह के टॉपिक उठा रहे हैं और इस तरह के टाइटल उठा रहे हैं। लेकिन अगर आपके उसमें आज आप देखिए ना, धुरंधर इतिहास रच दिया, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होना चाहिए। आप राम गोपाल वर्मा की फिल्में देख लीजिए जो उन्होंने पहले बनाई थी, अब तो खैर वो भी राजकुमार हिरानी की फिल्में देख लीजिए। लोग अच्छे सब्जेक्ट्स बना रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जो दुभाषीय लोग जो समाज में अपना गंद फैलाना चाहते हैं, वो गंद ही ढूंढ के लाएंगे और गंद ही बनाएंगे और गंदगी परोसेंगे, ताकि इन लोगों को सड़क पर खड़े होने का मौका मिल जाए और सड़क पर इनको विरोध करने का मौका मिल जाए। अंत में 2 सवाल आपसे पूछूंगा राजा साहब मैं। एक, आपके पुराने साथी हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, जी जी, जब भी वो कुछ बोलते हैं उनको एंटी नेशनल कहा जाता है, आपकी निजी राय क्या है इसमें? नहीं, वो एंटी नेशनल नहीं है, लेकिन वो क्या है, उनके अंदर एक अजीब तरह की कुंठा है, लेट्स पुट इट दिस वे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि नसीर को इस मुल्क ने वो नहीं दिया जिसके वो लायक थे। पहली बात, उनको गांधी के रोल के लिए रिजेक्ट किया गया और ये इसमें हमारे लोगों की कमी थी। हमने बाहर के एक आदमी को एक्सेप्ट कर लिया। नसीर से बेहतर गांधी कोई कर नहीं सकता था। अच्छा। और नसीर से बेहतर कैपेबल एक्टर उस टाइम में भी नहीं कोई था और अभी भी उस किस्म की एक्टिंग कोई कर नहीं सकता है। और नसीर को कमर्शियल सिनेमा ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उनसे बेहतर कमर्शियल सिनेमा ने ओमपुरी को एक्सेप्ट कर लिया। तो आदमी कई बार जब रिजेक्ट होता है और कई जगहों पे जब रिजेक्ट होता है तो उसको एक कुंठा पैदा होती है और उसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया होती है। तो वो प्रतिक्रिया इस रूप में निकलती है कि वो कहते हैं कि उनको यहाँ पे असुरक्षा हो रही है। वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज़हीन आदमी हैं, उनके बड़े भाई आर्मी में रह रहे हैं, ये भी हैं, बट आई थिंक इट्स अ मोमेंट्री, वो कहीं से भी नहीं। और जो लोग उनके बारे में गलत सोचते हैं उनको नहीं पता, हमारे NSD के सीनियर हैं, उन्होंने लंबे समय तक एक थिएटर को ज़िंदा रखा और आज भी वो थिएटर कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन हमने उनके साथ न्याय नहीं किया। मैं मानता हूँ एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, कि वो बहुत कैपेबल था, वो इंटरनेशनल स्टार होने के कैपेबल थे। और 2-3 बार ही हमारे समाज ने, अब उसको कोई भी आप नाम दे दीजिए, उनको इस तरह से डिसइल्यूजन किया
कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये लगा कि यहाँ के लोग मेरे प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं। उसका दुष्परिणाम ये है कि वो आज जो कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज की राजनीति को देखकर आपको अपनी किसी फिल्म का या कोई सीरियल का डायलॉग ऐसा याद आता है जो बिल्कुल राजनीति पर फिट बैठता हो? अरे गजब से। अब इस बदलते दौर में हम क्या कह सकते हैं? 2 लाइन कुछ भी, डायलॉग के अलावा कुछ भी। मैं आपके माध्यम से कम इतना ज़रूर कहूँगा कि अब चीज़ें बहुत बदलने की उसमें हैं। आप अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने लक्ष्य पे भरोसा रखिए, यही आपको जिलाएगा। सिनेमा नहीं जिलाएगा, राजनीति नहीं जिलाएगी, लेकिन जो आप करके जा रहे हैं वो आपको ज़रूर जिलाएगा और आप ज़िंदगी उसी के लिए जाने जाएंगे। जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात धन्यवाद। करने के लिए। तो राजा बुंदेला साहब को आपने सुना और इनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कैसे ये सिनेमा के रुपहले पर्दे से बुंदेलखंड की धरती पर पहुंचे, संघर्ष इन्होंने किया। चाहते तो बॉलीवुड में रहकर बहुत और ज़्यादा नाम कमा सकते थे, पैसे कमा सकते थे, नाम तो उन्होंने बहुत कमाया, लेकिन बुंदेलखंड की जो ज़रूरतें हैं उसको अलग राज्य बनाने की मांग है आज भी इनके दिल में जिंदा है। और हम भी उम्मीद करते हैं और इनको शुभकामना भी देते हैं कि जो इनका अपना उद्देश्य है, जो इनका काम है, जो इनकी इंटेंशन है उसमें सफल हों। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे शो में किसी अच्छी शख्स के साथ। नमस्कार।